भाई लोग, अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो प्लीज जाके देख के आए, क्योंकि अब कहानी काफी बदलने वाली है। और अब जब यह नए लोगों के बीच में आया है तो चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी ही है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो प्लीज जल्दी से जाके देख के आए। और क्योंकि भाई लोग आप लोगों के कहने पे ये लॉन्ग वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी अपने तरफ से काफी भर भर के सपोर्ट दिखाएं। और इसके बाद जो मेरा दूसरा लॉन्ग वीडियो आएगा वो मेरे सेकंड चैनल पे आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग उसे वहाँ पे जाके आराम से देख सकेंगे। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन मून रॉयल एकेडमी टीचिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब कुछ सेटल हो जाने के बाद सन मून रॉयल एकेडमी ने बस ऐसे ही रैंडम टीचर्स को अरेंज कर दिया होता है एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरफ हम युहा को एक टीचर को फॉलो करते हुए देखते हैं और ये उसके पीछे जाते हुए मन में कहता है कि तो ये है मेरा नया टीचर। और देख के ऐसा लगता है कि ये करीब 30 के आसपास का होगा, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इसकी उम्र तो उससे काफी कम है। और क्या मैं सच में इस जैसे छोटे टीचर से कुछ सीख भी सकूंगा। और फिर ये टीचर युहा को थर्ड लेबोरेटरी के अंदर ले आता है और ये कहता है कि मैं जुआन जीवन हूँ और आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँगा। और क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल होते हो तो बस यहाँ से जाके अपने आप स्टडी करना। और इसकी बातों को सुनकर यह थोड़ा सा चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी ना सोचा था कि इस टीचर की ऐसी पर्सनैलिटी होगी। और फिर जुआन जीवन कहता है कि मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है कि बाकी के लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम लिंजियाई के पास जाके टीचर को चेंज करने के लिए कह सकते हो। और तभी यह कहता है कि ठीक है मैं इस टेस्ट को लूंगा। और यह मन में कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन टीचर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज होती हैं। और चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यह को 15 मिनट के अंदर एक लेवल 3 स्पीड डिवाइस को बनाना होता है जो कि जीवन को संतुष्ट कर सके। और वैसे तो लेवल डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि डरने वाली चीज तो थॉट्स की कमी है, क्योंकि क्या और कैसे बनाया जाए ये काफी ज्यादा सोचना मुश्किल होता है। और तभी यह कंट्रोल द क्रैन कैप्चर द ड्रैगन की एबिलिटी को इस्तेमाल करके एक मेटल को पिक करता है और फिर डार्क क्लो ड्रेड क्लो से उसे काफी शानदार तरीके से शेप देता है, जिसके बाद ये इसके ऊपर अपने आइस एम्परर क्लो का इस्तेमाल करता है। और इस सब जीवन यह को देखते हुए सोचता है कि इसने उन सभी मटेरियल्स में से सबसे हार्डेस्ट मेटल टाइटेनियम को चूज किया है, लेकिन अब भी इसे अपनी पूरी क्षमता से प्रोसेस करना है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे ढाल के एक रूप देना होगा। और इस तरफ यह अपने पूरे ध्यान से फोकस से उस डिवाइस को अपनी पूरी मेहनत से बना रहा होता है। और क्योंकि यह ने एक मैजिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जबकि बाकी के 6 को एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। और इसे ऐसा करते देख जीवन को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिक्स 15 मिनट बाद यह ने अपने डिवाइस को बना के तैयार कर लिया होता है। तो जीवन कहता है कि चलो ठीक है देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। और यह का ये डिवाइस किसी तरीके के गन के जैसा होता है, और जैसे जीवन इससे फायर करता है तो सामने वाली मेटल की वॉल पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस चीज को देख के जीवन कहता है कि अगर तुम इसकी जगह और भी बेटर मटेरियल को इस्तेमाल करते हो तो इसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। और ये स्प्रिट डिवाइस का एक पूरा सेट है और इसकी स्प्रिट लेजर के बराबर की ही है, लेकिन इसकी जो पावर है वो स्प्रिट लेजर से कहीं ज्यादा है। और तुमने जो इसके अंदर मैजिक फॉर्मेशन को ऐड किया है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उस वजह से इस सोल डिवाइस को एक आम आदमी भी बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस शूटिंग डिवाइस के शेल के अंदर जो मैकेनिज्म है बस वही है जो मुझे समझ में नहीं आया है। और जीवन की बातों को सुन के यह काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि इनक्रेडिबल, इसका हर एक कमेंट एकदम पॉइंट पे था और लगता है कि ये टीचर सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और तभी अचानक से ये टीचर काफी तेजी से यह की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि इस टीचर का तो नेचर एकदम ही चेंज हो गया है। और ये काफी ज्यादा खुश होते हुए यह उसे कहता है कि प्लीज मुझे बताओ कि ये तुमने कैसे किया, और मुझे माफ करना जो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और कैसा रहेगा अगर तुम इस रिसर्च के रिजल्ट को मुझे भेज दो तो, और मैं इसे किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक कि अभी तक मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। तो यह कहता है कि मेरा नाम युहा है। और फिर जीवन कहता है कि ठीक है यह तुम क्या चाहते हो, और यह मैं तुम्हें रेडिएंट हॉल के अंदर ले सकता हूँ, वो भी बिना किसी टेस्ट के। और प्लीज तुम और हो सके तो प्लीज हमें तुम ज्वाइन कर लो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और मैं अपनी रिसर्च का रिजल्ट का तुम्हारे साथ ट्रेड कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी नई डिस्कवरी के बारे में कुछ भी पता है क्या? अगर नहीं पता है तो चलो मैं ही बता देता हूँ। वो एक लेवल 8 का स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है जिसका जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा भी कह सकते हो कि वो लेवल 9 के टक्कर का है। और अगर तुम ज्वाइन करते हो तो जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और ये मन में कहता है कि अगर जिंग होंगचन
ये सुनता है तो उसे तो खून की खांसी ही आने लगेगी। और यह जब कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है तो ये चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो यह उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि टीचर जुआन, मैं समझता हूँ कि आपके पास काफी कुछ है ऑफर करने के लिए, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपके इन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और मैं स्टार डोलर एम्पायर का एक सिटीजन हूँ, और यहाँ तक कि अगर मैं काफी कमजोर भी होता तब भी मैं इस रिजल्ट को एम्पायर को किसी भी हालत में नहीं देता। तो जुआन थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि मुझे इस बेकार की जंग की कोई भी परवाह नहीं है, मैं तो बस स्पिरिट डिवाइसेस के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ। और ये काफी शर्म की बात है कि तुम आवश्यक चीजों को नहीं सीख पाओगे। ये टीचर तो रिसर्च के खातिर सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, और ये बिल्कुल भी चालाक, चतुर या फिर झूठे नहीं लगते हैं। और फिर यह कहता है कि हालांकि इसका भी एक अल्टरनेटिव है। टीचर जुआन, अगर आप मेरे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपने जो कहा था मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। और यह की इस बात को सुन के टीचर जुआन काफी चौंक जाते हैं, और यह कहता है कि क्या आप मेरे टांग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो जुआन कहता है कि क्या तुम हेवन डुओ एम्पायर के टांग सेट के बारे में बात कर रहे हो। ये वही टांग सेट है ना जिसका काफी समय पहले पतन हो गया था। तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे किसी और चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तो बस स्पिरिट डिवाइस की दुनिया के रहस्यों को सुलझाना चाहता हूँ, और वर्तमान में जो टांग सेट की पावर है उस हिसाब से उसके लिए नामुमकिन है कि वो मुझे एक लेबोरेटरी या फिर फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके। और इनकी इन बातों को सुन के यह सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान में जो टांग सेट है वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है, और टांग सेट की हालत और टीचर की रिक्वायरमेंट्स में जो अंतर है वो वाकई में काफी ज्यादा है। और फिर यह कहता है कि लेकिन अगर अगले 10 सालों में टांग सेट वापिस से उभर के आता है और अगर आपको पैसा और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाए तो फिर तब क्या आप हमारे टांग सेट को ज्वाइन करेंगे। तो जीवन थोड़े से गुस्से से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ा हूँ वो स्पिरिट डिवाइस की दुनिया के रहस्य हैं। जैसे कि अभी तुमने जिस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, और अगर वहाँ पे इस जैसी 10 और रिसर्चेस होती हैं तो बेशक मैं उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इनकी बातों को सुनते ही यह अपनी हथेली को आगे करते हुए कहता है कि ठीक है, चलो इस हाई फाइव से इस चीज का वादा करते हैं। और जीवन भी इस हाई फाइव के थ्रू ऑथ ले लेता है, और इस चीज से यह काफी खुश होता है और मन में कहता है कि बहुत ही बढ़िया, जो मैं स्कूल के पहले ही दिन टीचर जुआन जैसे एक काफी तगड़े जीनियस से मिल पाया, और इस तरीके से हम टांग सेट फाउंडेशन को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये चीज तो सच्ची में काफी बढ़िया हुई। फिर यह कहता है कि एक बारी जो वचन ले लिया तो फिर इससे लौटा नहीं जा सकता है। और अगले कुछ घंटों में टीचर जुआन ने युवा को पूरे जोश के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया होता है, और ये इस चीज की शुरुआत स्पिरिट डिवाइस की ओरिजिनल डेफिनेशन से करते हैं, जिसके बाद ये इस चीज को खींचते हुए स्पिरिट डिवाइस थ्योरीज पे ले जाते हैं। और इतना बड़ा और इतना खास ये लेक्चर नॉन स्टॉप चलता है, और इस तरीके से ये युवा को घसीट के स्पिरिट डिवाइस के रहस्यों से भरी हुई दुनिया में ले जा रहे होते हैं। और इस तरीके से युवा की सन मून एम्पायर के स्पिरिट डिवाइस के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। और तभी यहाँ पे एक लड़की उबासी लेते हुए आती है, और वो टीचर जुआन को गुड मॉर्निंग करती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और फिर हम उस उबासी लेने वाली लड़की को देखते जो कि काफी क्यूट और सुंदर होती है। और इसे देख के जीवन कहते हैं कि इतनी सुबह उठ गई, ये तो वाकई में काफी दुर्लभ नजारा है। चेंगजी, सोना बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कोई नया आया है। तो चेंगजी कहती है कि मजाक करना बंद करो, मुझे थोड़ा सा और सोने दो, मैं वैसे भी कल रात काफी ज्यादा लेट सोई थी। तो जीवन कहते हैं कि इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये ऐसी ही है। ये चेंगजी है तुम्हारी सेनपाई, और मेरे चारों स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से बाकी के 3 बाहर एक्सपीरियंस लेने के लिए गए हुए हैं। और एक्सपीरियंस लेने का सुन के यह थोड़ा सा चौंक जाता है। तो ये बताते हैं कि बाहरी दुनिया में ट्रेनिंग करने से इम्प्रूव होने में काफी मदद मिलती है, और स्पिरिट डिवाइस भी तो कॉम्बैट के माध्यम से ही बनते हैं। और तुमने अभी तक अपनी 4th स्पिरिट रिंग क्यों नहीं ली है। और स्पिरिट पावर का इम्प्रूव ना होना एक स्पिरिट डिवाइस मास्टर्स के लिए काफी बड़ा डर होता है। तो यह कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं चाहता हूँ, बल्कि मेंटल एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट्स का मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। तो जीवन कहता है कि ओ ऐसा है क्या, लेकिन सन मून एम्पायर के अंदर जो स्पिरिट बीस्ट्स पाए जाते हैं वो तुम्हारे वालों से काफी अलग होते हैं, और जब बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर तुम्हारे लिए एक सुटेबल स्पिरिट रिंग को देखूंगा। और इस चीज के लिए यह इन्हें थैंक यू कहता है। और फिर जुआन चेंगजी के पास जाके कहते हैं कि खाने का समय हो गया है। और इस चीज को सुनती चेंगजी तुरंत ही हड़बड़ाते हुए उठती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या खाने का समय हो गया है, मुझे जल्दी जाना होगा वरना सारे स्ट्रीम्स खत्म हो जाएंगे।
जाएंगे। और फिर ये तुरंत ही श्रिम्प्स के लिए भागते हुए चली जाती है। और इस तरफ टीचर स्वान खुश होते हुए हंसते हुए कहते हैं कि ये तो एक नंबर की भुक्कड़ है। और जब चैंगजी लौट के आती है तब ये चिल्लाते हुए कहती है कि टीचर आपने मुझसे झूठ बोला, और आपने जो मुझसे झूठ बोला इस वजह से मुझे आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद ये एक के बाद एक करके काफी सारे संतरों से टीचर के ऊपर अटैक कर देती है। और इसका संतरों का अटैक जुआन के लगने लगता है। तो ये कहते हैं कि यह मेरी मदद करो, और इसके लिए यह भी मान जाता है। और ये तुरंत ही अपने काफी खतरी रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए इन सभी संतरों को आराम से पकड़ लेता है। और इसे ऐसा करते देख चैंगजी भी काफी चौंक जाती है। और ये तुरंत ही यह के काफी करीब आ जाती है और उसे गौर से देखते हुए कहती है कि हे आखिर तुम कौन हो। और फिर जुआन कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा ध्यान हम पे तो आया, ये हुआ यह है तुम्हारा नया जूनियर, और जब भी मैं एब्सेंट हूँ तब तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। और यह कहता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर चैंगजी ओके कह के यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे अभी काफी सारी चीजें करनी है, इसलिए अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और मुझे काफी भूख भी लगी है, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए भी जा रही हूँ। और इस तरफ जुआन कहते हैं कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये बस ऐसी ही है, लेकिन इसका टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा ही ढीला ढाला है, तो अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करना। और जब जुआन जीवन यहाँ से चले गए तो यह उन्हें काफी ज्यादा गहराई से सोचना शुरू किया और काफी अच्छी तरीके से यहाँ के स्ट्रक्चर्स और स्पिरिट डिवाइस के कोर्स को एनालाइज करता है और उन सभी को ही अपने माइंड के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद ये स्पिरिट डिवाइसेस को बनाना शुरू कर देता है और सुबह जो नॉलेज मिली थी उसे डाइजेस्ट करने लगता है। और आफ्टरनून में चैंगजी सेनपाई वापस से लौट के आ जाती है और ये सीधे जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाती है और ये तुरंत ही स्पिरिट डिवाइस को क्रिएट करना शुरू कर देती है। और चैंगजी को काम करते देख यह उसके पास उसको देखने के लिए आ जाता है और ये उन्हें देखते हुए मन में कहता है कि चैंगजी सेनपाई वर्किंग मोड में पूरी तरीके से अलग पर्सन लग रही हैं और ये इतनी ज्यादा फोकस्ड हैं कि इन्होंने मेरी प्रेजेंस को भी नोटिस नहीं किया। और ये जिस तरीके से मैजिक फॉर्मेशन को बना रहे हैं वो काफी स्किलफुल है और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज को बनाने के लिए इन्हें यहाँ तक की सपोर्ट टूल की भी जरूरत नहीं है। और ये जिस तरीके से अपनी कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी यूनिक है, एकदम लाइट अजिल जैसे, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मोस्ट टैलेंटेड स्पिरिट डिवाइस मास्टर से। और चैंगजी सेनपाई की एकदम हैरत अंगेज टेक्निक्स को देख के यह काफी हैरान होता है और ये एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था टीचर जुआन की थ्योरीज का, जिसे इसने थोड़ी देर पहले ही सीखा था। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और ऐसा दिखता है कि बस ये दोनों ही रह गए हों। और फिर चैंगजी राहत की सांस लेते हुए कहती है कि आखिरकार ये फिनिश हो ही गया। और तभी अचानक से यह पीछे से कहता है कि सेनपाई आखिर आपने क्यों किसी भी तरह के सपोर्ट टूल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और अचानक से यह के बोलने की वजह से चैंगजी काफी ज्यादा डर सी जाती है, जैसे कि इसका दिल बाहर निकल के आ ही गया हो। और ये डर के मारे अचानक से यह के ऊपर काफी सारे संतरों से अटैक कर देती है और इतने सारे को देख के यह भी काफी हैरान होता है। और इनमें से कुछ को तो काफी आसानी से ये पकड़ लेता है, लेकिन कुछ को देख के ये काफी ज्यादा घबरा सा जाता है क्योंकि इन संतरों के ऊपर एनर्जी को स्टोर करने वाले मैजिक फॉर्मेशन बने हुए होते हैं, जिस वजह से ये अभी आत्मघाती बॉम्ब्स की जैसे हैं। और अब जब यह समझ गया था कि ये संतरे आत्मघाती बॉम्ब जैसे हैं, तो ये तुरंत ही अपने आइस एम्परर की पावर को यूज करके इन सभी को ही जमा देता है। और ये संतरे नहीं बल्कि चैंगजी भी बर्फ में जम जाती है। और फिर यह एक संतरे को पकड़ के देखते हुए मन में कहता है कि इन पे तो लेवल 4 के वर्लपूल मैजिक फॉर्मेशन बन रखे थे और ये वाकई में काफी डेंजरस था और मैं ये जानना भी नहीं चाहता हूँ कि ये फट जाते तो क्या होता। और फिर यह जाके चैंगजी को बर्फ से फ्री कर देता है और बर्फ में जमने की वजह से चैंगजी को जुकाम हो गया था, इसलिए इसे छींके आने लगती है। और ये यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, बस तुम इंतजार करो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। और यह उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है और यह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसने क्या गलत कर दिया, क्योंकि अगर ये इतनी इंटेंसली रिएक्ट नहीं करती तो इसे ऐसा नहीं करना पड़ता। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन के गाइडेंस के तहत युहा को स्पिरिट डिवाइसेस की प्रति नया नजरिया मिला होता है, लेकिन उस घटना के बाद से चैंगजी दोबारा नजर नहीं आई, जैसे कि वो कहीं गायब हो गई हो। और आज सुबह जल्दी युहा स्पिरिट डिवाइस क्लासरूम में आ गया होता है और हमेशा की तरह इसे साफ करता है। और तभी गेट खुलता है तो युहा को लगता है जैसे कि टीचर आज सुबह जल्दी आ गए हों। और फिर हम 4 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से एक चैंगजी भी होती है और यह इन सभी से गुड मॉर्निंग सेनपाई कहता है। और जब यह इस गुस्सेल ग्रुप का सामना करता है तो इसे काफी अजीब सा महसूस होता है। और क्योंकि ये लोग अकेले में बात करना चाहते थे इसलिए बाद में यह रूम के बाहर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ये रूम को
लॉक कर लेते हैं और लोहे के इतने मोटे गेट के पीछे से युहा इन लोगों को सुन रहा होता है कि ये कैसे इसका मजाक उड़ा के हंस रहे हैं और युहा को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये लोग नए स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं और इसलिए ही इन्होंने इसे बाहर निकाला है। और तभी युहा गोल्डन रेड क्लो को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं तो बस नई चीजों को ही सीखना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और फिर यह एक काफी खतरनाक अटैक इस मेटल डोर के ऊपर करके इसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिस वजह से इन तीनों का ही युहा के ऊपर ध्यान जाता है। लेकिन युहा इन सभी को ही इग्नोर मारते हुए सीधे अपने डेस्क की तरफ चुपचाप जा रहा होता है। लेकिन तभी ये लड़की इसके ऊपर भड़कते हुए कहती है जहाँ हो वहीं रुक जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेबोरेटरी को डैमेज करने की, और क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम इस रूम के अंदर एंटर करते हो तो हम लोग तुम्हें काफी बुरी तरीके से पीटेंगे। और इसकी इस बात को सुन के युहा अपनी जगह ही रुक जाता है और पीछे देखते हुए इन सभी से कहता है कि मैं पहले ही तुम लोगों को एक मौका दे चुका हूँ, और अगर तुम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते हो तो मुझे माफ करना। मुझे संदेह है कि तुम लोगों ने स्कूल के अंदर घुसपैठ की है, जिसकी जानकारी तुम्हें चेंगजी ने दी है, इसलिए मैं तुम सभी को ही यहाँ से ले जाके बाहर टीचर के हाथों में सौंप दूंगा। और युहा की इस बात को सुन के लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही घमंडी है। जबकि चेंगजी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ओ नहीं, लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली है। और तभी ये वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि तुम अकेले ही हम सभी को यहाँ से ले जाओगे। और फिर युहा इन सभी को ही काफी खतरनाक तरीके से देखने लगता है, जिस वजह से युहा के अंदर से काफी इंटेंस और बाहर निकल रहा होता है। तो ये सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और युहा को ऐसा देख के चेंगजी भी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये पूरी तरीके से दूसरे इंसान में बदल गया हो। और तभी हम देखते हैं कि युहा काफी खतरनाक तरीके से अपनी तीनों रिंग्स को बाहर निकाल लेता है, इस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और युहा को ऐसा करता देख ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये बंदा लड़ना चाहता है। लेकिन जो इनका तीसरा बंदा होता है वो युहा की स्पिरिट रिंग के कलर्स को देख के काफी हैरान होता है और ये कहता है कि नामुमकिन। और तभी युहा अपनी आई मार्शियल सोल ऑफ डेस्टिनी को इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करके ये ग्रुप स्किल्स को वीक कर देता है, जिस वजह से युहा के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। तो चेंगजी वापिस से इसके ऊपर संतरों से अटैक करते हुए कहती है कि हे भगवान, आखिर चीजें ऐसी कैसे हो गई। और जो बंदा युहा के स्पिरिट रिंग्स के कलर को देख के काफी हैरान हुआ था वो युहा को ऐसा करते देख एब्सोल्यूट डिफेंस का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इनके चारों तरफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन जाता है। जबकि ये दूसरा जो लड़का था ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और इसने युहा के ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारे कैनन्स को बाहर निकाल लिया होता है और ये कहता है कि चलो मिलके इस लड़के को इसकी औकात दिखाते हैं और इसे इतना पीटते हैं कि ये अपनी जगह भूले नहीं। और अब भाई लोग आप सभी को ही युहा की नई एबिलिटी एब्सोल्यूट डोमिनेंस देखने को मिलेगी और युहा की ये एबिलिटी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस एब्सोल्यूट डोमिनेंस में ऐसा क्या खास है। युहा ने जिन लोगों के खिलाफ अटैक किया होता है वो चेंगजी और बाकी के 3 इस एकेडमी के एलाइट्स होते हैं। और युहा ने जैसे इन सभी के ऊपर वीकनिंग स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया था उस वजह से ये सभी तुरंत ही कॉम्बैट मोड में आ जाते हैं और ये चारों ही अपने अपने सोल गाइड वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और इन संतरों से जो युहा के ऊपर अटैक किया गया था ये अटैक्स काफी तेजी से युहा की तरफ बढ़ते हैं। और जब युहा इन सभी से बचने के लिए शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा होता है तब ये इसके साथ साथ मेंटल इंटरफेरेंस, मेंटल डिटेक्शन, इल्यूजन और एग्जॉस्ट इन चारों ही स्पिरिट एबिलिटीज को एक साथ कास्ट कर रहा होता है। और ये रैपिड अटैक्स जो थे ये युहा के सामने बच्चों का खेल होता है और इन सभी को ही काफी तेजी से डॉज करते हुए युहा कुछ संतरों को पकड़ लेता है और उसमें अपने आइस एक्सप्लोजन मैजिक को भर के वापिस से इन्हीं के ऊपर थ्रो कर देता है, जिस वजह से इन सभी का जो एब्सोल्यूट डिफेंस का स्पिरिट बैरियर होता है इसमें काफी जल्द ही क्रैक्स आ जाते हैं। और फिर युहा आइस एम्परर के क्लो का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा खतरनाक ताकत के साथ उस क्रैक के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से इन सभी का जो एब्सोल्यूट डिफेंस का स्पिरिट बैरियर था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं युहा के अटैक के सामने। और युहा को एक लेवल 5 के स्पिरिट बैरियर को डिस्ट्रॉय करता देख चेंगजी काफी हैरान होती है और इसे इस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। इस तरफ इस लड़की को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ये अपने स्पिरिट कैनन को बाहर नहीं निकाल सकती है, क्योंकि अगर ये उसे बाहर निकाल के अटैक करती है तो इसका कैनन पूरी लेबोरेटरी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और तभी युहा कंट्रोल द क्रेन कैप्चर द ड्रैगन की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके ये इस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी, इधर आओ। और युहा को ऐसा करता देख ये लड़की काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि क्या ये मुझे अपनी शील्ड के रूप में आजमाना चाहता है। और फिर ये लड़की काफी गुस्से से युहा से कहती है कि लड़के, लगता है कि तुम्हें अपनी जगह मालूम नहीं है
है और लगता है कि मैं तुम्हें इन सभी में सबसे कमजोर लगती हूँ और अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हारे हाथ को डिस्ट्रॉय करती हूँ। और ये लड़की युहा के बढ़ते हुए हाथ के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है। लेकिन युहा का जो आइस एम्परर ग्लो होता है वो उतना भी सिंपल नहीं होता है जितना कि ये दिख रहा था और जमा देने वाली लाइट की रेज इस लड़की से होके गुजरती है। इस वजह से केके की बॉडी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है और ये तुरंत ही इसे पूरी तरीके से जमा देती है, जिससे इसके सभी सेंसेस डिसेबल हो जाते हैं और ये अपने होश और आभास में नहीं रहती है। और इस चीज को देखे इस लड़के को युहा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुमने केके के साथ क्या किया है। तो युहा इसके ऊपर पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करके सोल शॉक से अटैक करता है और युहा का ये अटैक एक तरीके से एब्सोल्यूट मेंटल सप्रेशन जैसा होता है, क्योंकि जैसे ये लड़का इस अटैक के कांटेक्ट में आता है तो ये खून की खांसी करता हुआ ये लड़का जमीन पे पड़ जाता है। और तभी ये लड़का चेंगजी के आगे आ जाता है और कहता है कि चेंगजी, इससे केयरफुल रहना। देख के ऐसा लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, तुम यहीं पे रुको, मैं इसे जाके संभालता हूँ। और ये लड़का युहा के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है और इसके काउंटर में युहा गोल्डन क्लो का इस्तेमाल करके इसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करता है, जिससे युहा बड़ी ही आसानी से इसके ऑफेंस और डिफेंस को तोड़ देता है। और तभी युहा एक ऐसी एबिलिटी को कास्ट करता है जिस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से तुरंत ही बदल जाता है। और वैसे तो युहा ने इस लड़के के ऊपर अपना सिर्फ ऑर्डिनरी पंच किया होता है जिसमें किसी भी तरीके की मैजिकल प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन जीमू की नजरों में ये काफी बड़ा पंच होता है जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता था। और इसी वजह से जीमू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और ऐसा दिख रहा होता है कि इसके पंच ने न सिर्फ इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है बल्कि इसके माइंड और सोल तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऐसा लग रहा होता है कि मानो युहा की खतरनाक स्ट्रेंथ के द्वारा इसे पूरी तरीके से उधेड़ दिया गया हो और आखिर में ये पैरालाइज हो चुका होता है। और इस चीज को देख के चीजिंग काफी हैरान होती है और युहा ने अभी जिस एबिलिटी का इस्तेमाल किया था उसे मू एल्डर ने इसके लिए क्रिएट किया था, जो कि फिजिकल अटैक और मेंटल अटैक का एकदम परफेक्ट फ्यूजन था। और इसी एबिलिटी को एब्सोल्यूट डोमिनेंस कहते हैं। और जैसे युहा चेंगजी को काफी खतरनाक लुक के साथ देखता है तो चेंगजी भी काफी ज्यादा डर सी जाती है और मानो कि इसकी सांसें थम सी गई हों। और तभी जुआन इतने ज्यादा शोर शराबे के सुन के यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसा भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। और टीचर जुआन को देख के चेंगजी की जान में जान आती है और ये कहती है कि आखिरकार मैं बच ही गई। और जुआन के सामने ये जो नजारा होता है इसे देख के ये काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और किसी स्टेचू की तरह बस इस नजारे को देखते ही रह जाते हैं। और वैसे तो ये समझ चुके थे कि युहा और इनके स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चीज का ये रिजल्ट होगा, क्योंकि ये सभी ही एलाइट्स के एलाइट्स होते हैं जिन्हें इन्होंने खुद पर्सनली कल्टीवेट करवाया है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि युहा के मुकाबले में इतने नाजुक होंगे, क्योंकि इन तीनों ने ही अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी को खो दिया होता है और कौन ही जानता था कि ये युहा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और युहा जुआन की तरफ ऐसे आता है जैसे कि ये चींटियों को कुचलते हुए आ रहा हो, क्योंकि युहा और इन सभी की स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर था वो काफी ज्यादा होता है। और हमारा मासूम सा युहा कहता है कि टीचर जुआन, इन सभी लोगों ने अचानक से मुझ पे चार्ज कर दिया और बाहर मुझे पीटने के बाद डोर का पासवर्ड इन्होंने चेंज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग स्कूल के अंदर घुसपैठिए हैं, इसलिए मैंने इन सभी के ऊपर ही अटैक कर दिया। और युहा की इन बातों को सुन के चेंगजी काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम अपनी बेकार की बकवास करना बंद करो और तुम ही एक लौते हो जिसने हम पे चार्ज किया था। तो जुआन कहते हैं कि ठीक है, अब बहुत हुआ, अभी इन सभी का ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जुआन ने अपने आप को पूरी तरीके से रिसर्च के लिए समर्पित कर रखा होता है, लेकिन ये उतने भी स्टूपिड नहीं होते हैं जितने कि ये दिखते हैं। इन्होंने पहले ही गैस कर लिया होता है कि ये इंसिडेंट किस वजह से हुआ होगा और ये अच्छे से जानते थे कि इस प्रॉब्लम की जड़ डेफिनेटली इनके ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि नए स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। और युहा ने बस गुस्से में आके जवाबी कार्रवाई ही की और यहाँ पे जो सिक्योरिटी टीम भागते भागते आई होती है और इन्हें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जुआन बहाने के रूप में एक्सपेरिमेंटल एसिडेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सिचुएशन के शांत हो जाने के बाद ये केयरफुली तीनों स्टूडेंट्स की इंजरीज को एग्जामिन करते हैं और फिर जुआन कहते हैं कि युहा, कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हालांकि इसके बदले में तुम भी इन्हें इंजर्ड कर चुके हो, तो इस हिसाब को यहीं पे बराबर करते हैं, इसलिए अब तुम मेरी मदद करो इन्हें नर्स करने में। तो युहा कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने टीचर की बात को जरूर सुनूंगा। हालांकि टीचर जुआन, मैं इस लड़के की मदद करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि सिर्फ इकलौती मेरी मॉम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बंदे ने उन्हें गाली
गाली दी तो मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगा, और अभी जैसी इसकी कंडीशन है इसके हिसाब से 10-15 दिन में रेस्ट करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। और जब चैंगजी को पता चलता है कि यह अनाथ है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है। और अब जब भाई लोग आप सभी ही यहाँ तक आ ही गए हैं तो जल्दी से एक काफी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको सोल लैंड के शेरेक 7 डेविस ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं या फिर सोल लैंड 2 के। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लगता है। और हमारा ये एपिसोड होने वाला है, इसमें युहा को काफी कुछ रियलाइज होगा और युहा को अब क्या रियलाइज होने वाला है चलिए साथ मिलके जानते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम केके को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कांप रही होती है और ये कहती है कि मुझे सच में उस बंदे से काफी ज्यादा नफरत है। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अब मैं बिना रुके लगातार कांपे जा रही हूँ। और तभी चैंगजी कहती है कि मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकती हूँ, पर मैंने उसे बस तुम्हारी नेक को ही टच करते हुए देखा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि हम चारों भी मिलके उसे नहीं हरा सकते थे। और उसने जीमो को तो सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर दिया और बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वांग साओजी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बस उसका एक नजर भर ही देखना साओजी को नॉकआउट करने के लिए काफी था। और इस तरफ केके को युहा के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है कि ये स्पिरिट मास्टर सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और मैं बस तब तक इंतजार कर रही हूँ जब तक कि इस एक्सपेडिशन के दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे अपने स्पिरिट कैनन के साथ उड़ा दूंगी। और तभी चैंगजी कहती है कि चलो भी इसे भूल जाओ और उससे अब और ज्यादा परेशान मत हो, और उसने अभी कहा था ना कि वो एक अनाथ है। और तभी केके कहती है कि चैंगजी, और तुमने जो देखा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या इस वजह से तुमने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है? और वैसे भी वो ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखता है। तो चैंगजी केके को चिढ़ाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा गोल तो दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ के साथ शादी करने का है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र यही तरीका है मेरे पेट को संतुष्ट करने का। तो केके कहती है कि तुम्हारा ये जो गोल है इसकी वजह से जीमो को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और हर दिन कुकिंग सीखने की वजह से उसकी स्टडीज पे भी असर पड़ना शुरू हो गया है। तो चैंगजी कहती है कि चलो भी, मुझे उस जैसे इनसिक्योर बंदे के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारी जैसे बंदों की अपीयरेंस के पीछे नहीं भागती हूँ। और प्रीटी बॉयज ना ही मेरे टाइप के हैं और ना ही वो मुझे पसंद हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम उसे ले सकती हो। तो केके कहती है कि मैं सिर्फ प्रीटी बॉयज के अंदर ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ इस तरीके से बात करी तो आज मैं पक्का तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। जबकि दूसरी तरफ युहा को जुआन की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज मिला होता है। वांग साओजी जिसे युहा ने मानसिक रूप से हानि पहुंचाई है, उसकी फैमिली नोबल्स का एक हिस्सा है, और इस इंसिडेंट के बारे में सुन के वो सभी ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और युहा को अरेस्ट करने के लिए स्कूल के ऊपर प्रेशर डालने लगे हैं। और टीचर जुआन कहते हैं कि जब तक कि वांग साओजी को होश नहीं आ जाता है तब तक तुम्हारे लिए स्कूल के अंदर रुकना काफी खतरनाक होगा, और मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिप को अरेंज कर देता हूँ जिसमें चैंगजी और केके बाहर एक नए स्पिरिट डिवाइस का टेस्ट करेंगी, और कम से कम आधे महीने बाद ही तुम लोग लौट के आना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक सब कुछ शांत हो जाए। जिसके बाद हम युहा को अकेले खड़े हुए देखते हैं जहाँ पे ये सोच रहा होता है, अभी मुझे सन मून अकेडमी आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तब भी इन कुछ ही दिनों में कितना कुछ हो गया है और यहाँ की हर एक चीज मुझे काफी उदास और डिस्टर्ब कर रही है, और मैं काफी जल्दी शेरेक अकेडमी लौट के जाना चाहता हूँ जिससे कि मैं वांगडोंग और अपने दोस्तों से जाके मिल सकूं। और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केके युहा के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है जो हमें दोबारा से यहाँ से जाना पड़ रहा है। और चैंगजी कहती है कि टीचर जुआन ने कहा है कि तुम्हें इस ट्रिप के सारे ऑर्डर्स को मानना होगा, और अगर तुम किसी भी तरीके की गड़बड़ करते हो तो तुम्हें एक्सपेल करके शेरेक अकेडमी वापस भेज दिया जाएगा। और चलो अब हम चलते हैं, और इस बारी हम जिंग यांग माउंटेन्स जा रहे हैं स्पिरिट वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। और अब जब तुम इकलौते यहाँ पे बंदे हो तो तुम्हारी ही हमें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमारा युहा मान जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चैंगजी के बैग पे काफी सारे विंग्स निकल के आ जाते हैं, और ये कहती है कि तो फिर अब हम चलते हैं। और इन विंग्स को देख के युहा काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि तो सन मून एम्पायर के ये फ्लाइंग स्पिरिट डिवाइस हैं, और इनके वाले और हमारे वालों के बीच में तो काफी बड़ा अंतर है। और तभी चैंगजी पूछती है कि क्या तुम उड़ सकते हो, जिसपे युहा हाँ कह देता है। और फिर ये दोनों लड़कियां ही काफी तेजी से उड़ते हुए युहा को पीछे छोड़ के आगे उड़ने लगती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्लो है। और इस बारी तो बिल्कुल भी ये
घमंड नहीं दिखा रहा है और इस तरफ यूहाओ को उड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है और ये मन में कहता है कि हमारे और इनके फ्लाइंग स्पिरिट डिवाइस के बीच में क्लियरली अंतर दिख रहा है, क्योंकि ना सिर्फ मेरा स्पिरिट डिवाइस स्लो है बल्कि ये तो स्पिरिट पावर को काफी ज्यादा कंज्यूम भी करता है और मुझे मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करना होगा इनके कोर फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये मेरे शेरेक एकेडमी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल है। और इस तरफ चेंगजी यूहाओ की तरफ देखते हुए मन में कहती है कि क्या ये बंदा वही कल वाला है, क्योंकि आज ये एकदम नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि कल जो बंदा मेरे आगे खड़ा था उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो इस दुनिया का रूलर हो और उसने इस पूरी दुनिया को जीत रखा हो, और यहाँ तक कि इसके सामने जीमू जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा भी इसके सिर्फ एक हिट को भी नहीं झेल पाया। और क्या सच में ये यंग मैन एक 3 रिंग स्पिरिट मास्टर है और ना जाने इसने अपने अंदर कितने ज्यादा रहस्य को छिपा रखा है। और फिर ये कहती है कि यूहाओ, हम जिस जिंगयान माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे काफी स्पेशल स्पिरिट बीस्ट्स हैं जो कि किसी मेटल की तरह हैं और उनके बीच में भी मेंटल टाइप स्पिरिट बीस्ट्स हैं। और टीचर स्वान ने ये हमें तुम्हें बताने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि तुम उन्हें खुद चूज करो और अगर कोई सुटेबल स्पिरिट बीस्ट मिलता है तो उसे किसी भी हालत में ना जाने दिया जाए और उसमें मैं और केके हम दोनों ही तुम्हारी मदद करेंगे। और इस चीज के लिए यूहाओ इन्हें थैंक यू कहता है और यूहाओ ने कल जो केके को फ्रीज कर दिया था इस वजह से ये अब भी भड़की हुई होती है। और तभी चेंगजी कहती है कि चलो ठीक है, हम खाना खत्म करने के बाद वापस से अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। और तभी चेंगजी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मेरी स्किल्स का शो ऑफ करने का समय आ गया है और अब तुम लोगों को भी मेरे आउटडोर बारबेक्यू के स्वाद को चखने का मौका मिलेगा, लेकिन जरा संभल के रहना कहीं तुम अपनी ही जीभ को ना खा लो। और यह इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी केके कहती है कि तुम तो सच में काफी लकी हो क्योंकि चेंगजी की कुकिंग काफी ज्यादा गजब की है। तो यह कहता है कि मैं भी इसका ही इंतजार कर रहा हूँ। और यह मन में कहता है कि पास्ट में हरदम मैं ही कुकिंग करता था लेकिन इस बारी थोड़ा उल्टा हो गया है जिस वजह से थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। और तभी केके पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में मुस्कुरा रहे हो और वैसे ये तो बताओ कि तुम किस टाइप के स्पिरिट डिवाइस मास्टर हो। और यह केके की टाइप वाली बात को सुन के चौंक जाता है। तो केके कहती है कि हाँ, स्पिरिट डिवाइस मास्टर को इस पूरे फील्ड के अंदर एक निश्चित एरिया के ऊपर फोकस करना होता है और तुम्हारी शेरेक एकेडमी इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई है वो यहाँ तक कि टाइप्स को भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। और इस चीज को सुनते ही यूहाओ के मन में काफी बिजली सी महसूस होती है और इसकी नजरों के सामने अचानक से एक लाइट अपीयर होती है। और इस चीज को सुन के यूहाओ मन में कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा है टाइप्स के बारे में, क्योंकि जब से लिमिट सोल्जर की शुरुआत हुई है तब से मैं सिर्फ स्टडी, ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन स्पिरिट डिवाइस की जो काफी ज्यादा नॉलेज है वो किसी पहाड़ की तरह मुझे अपने नीचे दबा रही है। और ये बिल्कुल सही कह रही है कि अगर एक स्पिरिट मास्टर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करता है और लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है तो वह आज नहीं तो कल नॉलेज के कॉम्प्लेक्स सी के अंदर डूब जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तभी यह होश में आ जाता है और ये इस चीज के लिए थैंक यू सेनपाई कहता है। और यह को ऐसे करता देख के चौंक जाती है और ये कहती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें किसी तरीके की बीमारी है जो तुम अचानक से ऐसे करने लगे। और तभी यह कहता है कि सेनपाई, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं एक वॉर स्पिरिट डिवाइस मास्टर बनूंगा। तो सेनपाई कहती है कि वॉर स्पिरिट डिवाइस मास्टर, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना और आखिर इससे मतलब क्या होता है। तो यह कहता है कि वॉर स्पिरिट डिवाइस मास्टर प्राइमरली क्लोज कॉम्बैट, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज अटैक के ऊपर फोकस करता है और सेकेंडरी की एक ऐसा स्पिरिट मास्टर जिसकी रिसर्च और एप्लीकेशंस सिर्फ वॉर के लिए ही हों। और यह खुश होते हुए मन में कहता है कि बहुत ही बढ़िया, आखिरकार मैंने अपनी डायरेक्शन को चूज कर ही लिया। और तभी चेंगजी कहती है कि यह केके जल्दी यहाँ पे आ जाओ, रोस्टेड मीट तैयार हो गया है। तो केके कहती है कि इसमें तो वाकई में काफी अच्छी स्मेल आ रही है। और भाई लोग, अब हमारा ये वाला चैप्टर डैड के फ्लेवर का होने वाला है, तो चलिए मिलके जानते हैं कि ये किसके डैड हैं और कौन सा ये फ्लेवर है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चेंगजी को देखते हैं जिसने खाना बना के तैयार कर लिया होता है और ये यूहाओ और केके को बुला के इन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है। और इतने सारे खाने को देख के केके काफी खुश होती है और कहती है कि इसमें से तो काफी अच्छी सुगंध आ रही है और मैं तब तक ठूस ठूस के खाऊंगी जब तक कि मैं चलने के काबिल ना रह जाऊं। और आमतौर पर तुम मुझे ग्लूटोन कहती हो
लेकिन मुझे लगता है कि असली ग्लूटोन तो तुम ही हो। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बेकार की बकवास करती हैं। और इस तरफ याओ चेंगजी के हाथ के बने हुए खाने को देख के मन में कहता है कि चेंगजी की कुकिंग इतनी भी बुरी नहीं है। और इस तरफ केके चेंगजी के हाथ के बने हुए खाने को खा के काफी खुश होती है और ये याओ से कहती है कि कैसा है ये, देखा ना मैं बेकार की बकवास नहीं कर रही थी और तुम खुद ही देख लो कि चेंगजी की कुकिंग कितनी ज्यादा डिलीशियस है। और चलो देखते हैं कि क्या तुम अब दोबारा हिम्मत करोगे हमें फ्यूचर में नाराज करने की। तो यह कहता है कि केके अब भी तुम उस दिन का बुरा मान के बैठी हो और कैसा रहेगा मुझे अगली बार का खाना बनाने दिया जाए और उससे तुम और चेंगजी मेरी माफी भी मान सकती हो। तो केके चौंकते हुए कहते हैं कि क्या तुम कुकिंग भी कर सकते हो, जिसपे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं पहली बार शेरेक एकेडमी आया था तब मैं वहाँ पे रहने के लिए ग्रिल्ड फिश को बेचा करता था और वैसे भी मुझ जैसा अनाथ एजुकेशन के लिए पे करने के लिए करता भी क्या। और यह की इन बातों को चेंगजी काफी ध्यान से सुन रही होती है और तभी केके कहती है कि ठीक है अब जब तुम इतने ज्यादा सिंसियर हो तो फिर तुम हमारे लिए डिनर बनाओगे। और पूरी दोपहर से शाम तक उड़ने के बाद इनका ग्रुप आखिरकार जिंगयान फॉरेस्ट पहुंच ही जाता है। और फिर हम एक जगह पे चेंगजी और केके को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे केके कहती है कि क्या सच में यह खाना बनाने गया है। देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी कुकिंग स्किल पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और तुमने जो लंच बनाया था उसे खाने के बाद भी वो हमारे लिए कुकिंग करना चाहता है। जिसपे चेंगजी कहती है कि हाँ लेकिन हमें भी उसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि उसके पास 2 स्पिरिट एजेंट्स है जिनमें से एक मेंटल टाइप है जो कि हमारे कॉन्टिनेंट में भी काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है सॉफ्ट व्हाइट स्किन और इसे देख के तो सच में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होगी। और तभी केकी कहते हैं कि वो लगता है कि तुम उसे काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही हो, देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिल गया है। तो चेंगजी कहती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या बेकार की चीजें चल रही हैं, इसे अपने आप को और दुश्मन को जानना कहते हैं क्योंकि इस तरीके से तुम कभी नहीं हारोगे। और तभी यह पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि चलो ठीक है तुम दोनों आ जाओ और रोस्ट मीट बन के तैयार हो गया है तो तुम दोनों अब इसे टेस्ट कर सकती हो। और इसे देखे चेंगजी हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या है और ये आधा कच्चा क्यों है। और केके कहती है कि ये मीट तो अब भी गुलाबी है। तो यह कहता है कि अगर तुम लोगों ने इसे जल्दी नहीं खाया तो ज्यादा देर तक इसका अच्छा वाला टेस्ट नहीं रहेगा। और केके कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बुलेट खा रही हूँ। और जैसे केके इस पीस को खाती है तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है और ये मन में कहती है कि इस मीट का फ्लेवर तो काफी अच्छा है और ये एक ही समय पे टेंडर मेलो क्रिस्पी है और आज से पहले मैंने कभी भी इतने लजीज रोस्टेड मीट को नहीं खाया है। और फिर ये युवा से कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा लजीज है और जल्दी से अब मुझे ये और दो। और तभी चेंगजी भी इसे खाने लगती है और क्योंकि केके और ज्यादा मांग रही थी इसलिए यह उसे और देने लगता है। लेकिन तभी यह का ध्यान चेंगजी पे जाता है तो वो देखता है कि वो इसे खाते हुए काफी रो रही है। और तभी यह भी हैरान होते हुए कहता है कि अरे इसे क्या हुआ। और केके भी हैरान होते हुए कहती है कि चेंगजी क्या हुआ, तुम एकदम अचानक से रोने क्यों लगी। और फिर चेंगजी रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे ये फ्लेवर दोबारा कभी टेस्ट करने को नहीं मिलेगा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डैडी का फ्लेवर दोबारा से टेस्ट करने को मिलेगा। और इस चीज को सुन के युवा के भी तोते उड़ जाते हैं और ये भी काफी हैरान होता है। और चेंगजी बताती है कि मेरे फादर टाउन के सबसे बेस्ट शेफ थे और उन्हें काफी खुशी मिलती थी जब वो मेरे लिए और मॉम के लिए कुकिंग करते थे, लेकिन मैं फादर के रोस्टेड मीट के फ्लेवर को कभी नहीं भूल पाई। हालांकि उन्होंने जंग में अपनी जिंदगी को खो दिया था जिस वजह से मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो काफी बीमार हो गई और फिर वो भी गुजर गई। और इस फ्लेवर को टेस्ट किए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और मुझे तो लगा था कि मैं इस फ्लेवर को दोबारा कभी टेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। और इनकी कहानी को सुन के युवा को भी काफी बुरा लगता है और ये मन में कहता है कि चेंगजी सेनपाई बिल्कुल मेरी जैसी ही है क्योंकि हम दोनों ही अनाथ हैं और शायद इसी वजह से उस समय इनका वो एक्सप्रेशन आया था जब इन्होंने मेरे अनाथ होने वाली बात को सुना था। और फिर यह कहता है कि मेरी मॉम भी एक बीमारी की वजह से गुजर गई थी और ये दोनों ही एक दूसरे की हालत को देख के काफी उदास होने लगते हैं। इस वजह से केके को काफी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, ये सब पास्ट की बातें हैं इसलिए उस बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है और बेहतर यही रहेगा कि सोचा भी ना जाए बल्कि उन वंडरफुल चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जैसे कि ये हमारा डिनर। और फिर ये दोनों ही केके के सीरियस फेस को देख के काफी हंसने लगते हैं तो केके चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर मुझ में इतना भी फनी क्या है। चेंगजी तुम जो आधी हंस रही हो आधी रो रही हो, क्या तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। और केके यहाँ से जाते हुए कहती है कि काफी लेट हो गया है इसलिए हमें अब आराम करना चाहिए और अपने अपने दिमाग को साफ कर लेना क्योंकि हमें सुबह जल्दी सबसे पहले माउंटेन पे जाना है। और चेंगजी यहाँ से जाते समय युहा को काफी प्यार भरी
नजरों से देखते हुए कहती है कि फ्यूचर में कुकिंग के काम को मैं तुम पे छोड़ दूंगी। और इस वजह से यो भी थोड़ा सा हैरान होता है। और जब रात के समय यो सो रहा होता है तब इसे सपने में वापस से वही ब्यूटीफुल शेडो दिखाई देती है। और ये सुंदर लेडी और कोई नहीं, इनकी स्पिरिट फ्यूजन वाली लेडी होती है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करता है, जिसके बाद ये सभी के लिए ही सिंपल ब्रेकफास्ट बनाता है। और के ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सूप का टेस्ट भी इतना अच्छा हो सकता है। और जब यो चेंगजी को अपनी तरफ इस तरीके से देखते हुए देखता है तो मन में कहता है कि हालांकि चेंगजी सेनपाई जिस तरीके से मेरी तरफ देखती हैं उस वजह से मुझे काफी ऑकवर्ड महसूस होता है। जिसके बाद इनकी तिगड़ी चिंगयांग फॉरेस्ट के अंदर एंटर करती है। और फिर चेंगजी कहती है कि यहाँ पे काफी सारे स्पिरिट बीस्ट्स हैं, इसलिए उड़ के जाना ज्यादा सेफ नहीं होगा। और अब जब हम चलना शुरू कर रहे हैं तो हम इस चीज के लिए इस चीज के ऊपर निर्भर होंगे। और इतना क्या चीजिंग लैंड डिटेक्शन स्पिरिट डिवाइस को बाहर निकाल लेती है। और इतने ज्यादा बड़े स्पिरिट डिवाइस को देख के यो भी काफी हैरान होता है। लोग इस चैप्टर के अंदर चेंगजी का सीक्रेट खुलने वाला है। और इसके जो इरादे होते हैं उन्होंने यहाँ तक कि युहाओ को भी अंदर तक हिला दिया होता है। तो चलिए मिलके जानते हैं कि चेंगजी ने किन रहस्यों को छिपा के रख रखा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इन तीनों को ही उस स्पिरिट डिवाइस के अंदर देखते हैं जहाँ पे चेंगजी बताती है कि ये लैंड स्काउटिंग स्पिरिट डिवाइस है। और हमारे सन मून स्पिरिट डिवाइस एकेडमी ने इसे इन्वेंट करने में अपने पूरे 30 साल बिताए हैं। और ये काफी हाई डेंसिटी के अलॉय से बना हुआ है। और ये यहाँ तक कि लेवल 6 से जो नीचे के स्पिरिट डिवाइसेस हैं उन सभी के अटैक के सामने ये बड़े ही आराम से टिक सकता है। और तो और ये बैरियर को भी क्रिएट कर सकता है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ये अपनी प्रेजेंस को भी छिपा सकता है, जिस वजह से स्पिरिट बीस्ट भी हमें डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। और अगर पहाड़ के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा हुआ तो ये तुरंत ही अपने पैरों को अंदर करके पहाड़ पे से गुड़कते हुए नीचे आ जाएगा। और इसके हर एक सीट के ऊपर एक इजेक्ट बटन है। और इन सारी चीजों को जान के यह भी काफी अचंभित होता है और ये मन में कहता है कि अमेजिंग, क्या सन मून एम्पायर इतना ज्यादा एडवांस है स्पिरिट वेपन्स के मामले में। और चेंगजी कहती है कि मेरे पास जितनी स्पिरिट एनर्जी है उसके हिसाब से हम इसे लगभग आधे घंटे तक चला सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों ही बारी बारी से इसे चलाएं तो इस तरीके से इसे काफी देर तक चलाया जा सकता है। और इस तरफ यो ने अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके इस स्पिरिट डिवाइस के अंदर करीब 30 फॉर्मेशंस को ढूंढ लिया होता है। और फिर यो मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि इनमें काफी महंगे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। और तो और इसके जो ये 6 पैर हैं वो भी ज्यादा कुछ फुर्तीले नहीं हैं। और ये अपनी फुल स्पीड में करीब करीब मेरी स्पीड जितना ही होगा। लेकिन ये सिर्फ वर्तमान की सिचुएशन है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो अगर सन मून एम्पायर स्पिरिट एनर्जी के सब्स्टिट्यूट को ढूंढ ले तो। और ऑब्वियसली फिर इस चीज को स्पिरिट कैनन के साथ इक्विप किया जा सकता है। और तो और अलग अलग तरह के स्पिरिट वेपन्स के साथ भी। और जीवन अभी जिस चीज को अहमियत दे रहे हैं वो पब्लिक के लिए ऐसे स्पिरिट डिवाइस होंगे जिन्हें वो जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार चार्ज करने के बाद एक नॉर्मल पर्सन भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। और उस फ्यूचर को इमेजिन भी करना काफी मुश्किल है। और तभी चेंगजी कहती है कि वैसे तो इस स्पिरिट डिवाइस को एम्पायर की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये अभी अनाड़ी है, आलसी है और भर भर के इसमें प्रॉब्लम्स हैं। और इसके रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम सिर्फ निरंतर प्रयास ही कर सकते हैं। लेकिन अगर भविष्य में किसी ऐसे एनर्जी सोर्स को डिस्कवर कर लिया गया जिसे स्पिरिट एनर्जी की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके तो फिर इसे इनहेंस करना काफी आसान हो जाएगा। और तो और इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और चेंगजी की इन बातों को सुन के यह मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेंगजी सेनपाई आगे की चीजों को इतनी क्लियरली देख पाएंगी। और थोड़ी देर से चेंगजी कहती है कि आखिर तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या तुम्हें इस चीज का डर लग रहा है कि हम जो इतनी तेजी से एडवांस हो रहे हैं तो कहीं हम तुम्हारी कंट्री के ऊपर अटैक ना कर दें? और फिर यह कहता है कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का होता है। लेकिन एक बारी जो जंग शुरू हो जाती है तो इससे सिर्फ सबसे ज्यादा आम लोग ही पीड़ित होते हैं। जिसपे चेंगजी कहती है कि हाँ, टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से एडवांस होना ये भी हरदम अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि सन मून एम्पायर की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ के जो रॉयल्स हैं वो काफी सुस्त हो गए और वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार सामाजिक संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और ये इस हद तक बढ़ गया कि हाल ही के सालों में
यहाँ के नागरिकों ने काफी बार दंगे किए हैं। और क्या तुम जानते हो कि इस दौरान का सबसे अच्छा राजनीतिक निर्णय कौन सा है? तो यह इसका जवाब देते हुए कहता है कि आंतरिक संघर्षों को शांत करने के लिए जंग का शुरू करना। और तभी चेंगजी कहती है कि तुम काफी हद तक एक जासूस जैसे लगने लगे हो, लेकिन अब भी तुम उतने सक्षम नहीं हो। तो यह कहता है कि मैं अपने आप को जासूस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी देश के लिए काम करके उन्हें जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर संभव हो सके तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं इस जंग को रोक सकूं। और युहाओ की इस बात को सुन के चेंगजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहती है कि युहाओ, क्या तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है? और तभी चेंगजी एकदम अलग पर्सन में बदल जाती है और एकदम खतरी तरीके से कहती है कि वैसे तो मुझे भी जंग से नफरत है, लेकिन मैं अपने फादर का बदला लेना चाहती हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य स्टार ल्यू को तबाह करने का है। और चेंगजी की इस बात को सुन के यह भी थोड़ा सा चौंक जाता है और मन में कहता है कि तो चेंगजी का पास्ट कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और फिर चेंगजी वापिस से नॉर्मल होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये सुन के बुरा लगा? मैं जानती हूँ कि तुम स्टार ल्यू एम्पायर के एक आदमी हो, इसलिए ही मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में हम बैटलफील्ड में ना मिले। और इसकी बातों को सुन के यह मन में कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भोला भाला स्पिरिट मास्टर कहे, और आने वाले समय में ये सुंदर प्यारी लड़की हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी और हमारे देश के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगी, और शायद उस समय मुझे इसे मारने की भी जरूरत पड़े। और तभी यह इसके बारे में याद करने लगता है और परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसका पास्ट बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरी तरह काफी दुखद। फिर यह हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे यही विचार हैं तो फिर तुम क्यों मुझे इतना कुछ बता रही हो? और तभी चेंगजी साउंड प्रूफ स्पिरिट डिवाइस को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से अब कोई तीसरा इन दोनों की बातों को नहीं सुन सकता है। और फिर चेंगजी काफी प्यार भरे अंदाज से कहती है कि तुम अब भी काफी छोटे हो और अब भी तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन अगर सच में किसी दिन मुझे बैटलफील्ड में लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों में मरूं, तुम्हारी बाहों में, और जब भी मरूं डैड के उस फ्लेवर के एहसास के साथ ही मरूं। क्या ये काफी अच्छी चीज नहीं है? और यह मन में कहता है कि चेंगजी इसका माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि तब मेरा था जब मैंने ड्यूक मैंशन को छोड़ा था, और इसने अपने शांत और जेंटल अपीयरेंस के नीचे काफी ज्यादा निराशाजनक अतीत को छिपा रखा है। और तभी यह कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सन मून एम्पायर की वॉर को इन्फ्लुएंस कर सकती हो? और अगर मैं अंदाजा भी लगाऊं तब भी मैं यही कहूंगा कि हिंसा हर एक चीज को सॉल्व नहीं कर सकती है। तो चेंगजी कहती है कि स्वाभाविक रूप से मेरा भी एक अलग खुद का दृष्टिकोण है, और इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके बारे में सोच के मैं उदास हूँ, लेकिन मैं हर हालत में अपने मॉम डैड का बदला लेके रहूंगी। और मुझे अब भी स्पष्ट रूप से अपनी माँ का चेहरा याद है जो कि पूरी तरीके से निराशा में डूब रखा था, और उस समय दुनिया मेरे लिए बेरंग सी हो गई थी, और जो कुछ भी हो इसे बस मेरी एक कहानी समझना। और फिर चेंगजी साउंड प्रूफ स्पिरिट डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देती है, जबकि केके का पूरा फोकस व्हीकल को चलाने पे होता है, जो कि इनकी बातों से पूरी तरीके से अनअवेयर होती है। और फिर हम इनके इस स्पिरिट डिवाइस को काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और क्योंकि इन दोनों ही लड़कियों की कंट्रोल करने की बारी पूरी हो चुकी थी, तो इसके बाद ये मेडिटेट करके अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिकवर करने लगती हैं, जिस वजह से इसका पूरा कंट्रोल युहाओ के हाथ में आ गया होता है। और मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल करने के बाद युहाओ प्रोफाउंड स्पिरिट एनर्जी फाउंडेशन पाता है, और जुआनतियान टेक्निक से अपनी पावर को रिकवर करने के बाद और करीब 10 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद युहाओ इसे कंट्रोल करने में काफी माहिर सा हो जाता है। और इस चीज को देख के केके भी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि क्या ये सच में पहली बार ही स्काउटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है? तो चेंगजी भी हैरान होते हुए कहती है कि इसका ये पहली बार ही होना चाहिए। कई बार हमें विश्वास नहीं होता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी जीनियस होगा, लेकिन ये बंदा जो हमारे सामने ये उस चीज का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और तभी यह किसी तरीके की आवाज को नोटिस करता है, और तभी हम यहाँ पे एक काफी खतरनाक बीस्ट को देखते हैं, जिसे देख के चेंगजी और भी काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंटल सिल्वर वुल्फ है, और ये काफी रेयर स्पिरिट बीस्ट भी है, और जिस हिसाब का ये दिख रहा है उस हिसाब से ये लगभग 3000 ईयर ओल्ड का होगा। जी हाँ, तुम इससे जरा संभल के रहना।
भाई लोग ये वाला चैप्टर हमारा एलिमेंटल सिल्वर वुल्फ के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इस स्पिरिट डिवाइस के सामने एक सिल्वर वुल्फ को देखते हैं जिसने इन लोगों के ऊपर 2 अटैक्स कर दिए होते हैं और इन 2 अटैक्स को देख के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इस सिल्वर वुल्फ ने जो अपने मुंह में से लाइट बॉल्स बाहर निकाली थी वो पलक झपकते एक विंड ब्लेड और फायर बॉल में बदल गई और इस वजह से यह को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इस वुल्फ का एट्रीब्यूट क्या है और इस वुल्फ के इन अटैक्स को स्पिरिट डिवाइस की शील्ड रोक लेती है और चैंगजी बताती है कि ये 6 एलिमेंट सिल्वर वुल्फ है जो कि ये करने में ही काफी माहिर है और ये वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्क ये इन 6 एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता है जिन्हें ये अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है और यही सबसे बड़ी परेशानी है। और कहके कहती है कि मैं जाके इससे निपटती हूँ, जिसपे यह कहता है कि नहीं मुझे जाने दो, तुम्हारा स्पिरिट कैनन काफी ज्यादा शोर शराबा करता है जिससे शायद और भी स्पिरिट बीस्ट अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएं। और फिर हमारा यूहा इस सिल्वर वुल्फ का सामना करने के लिए बाहर आ जाता है और ये तुरंत ही उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो इस कर सिल्वर वुल्फ भी अटैक कर देता है और इसके इन अटैक्स को अपनी तरफ आता देख यूहा ऐसे एम्परर प्रोटेक्शन, स्पिरिट एक्सेलरेशन डिवाइस और स्पिरिट इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है और इन सभी का इस्तेमाल करके ये काफी तेजी से इसके करीब पहुंच जाता है और इसके ऊपर फिर ये डार्क गोल्ड टेरर क्लो से अटैक कर देता है और यह का ये अटैक सच में काफी आत्मघाती होता है और यह के इस अटैक के सामने ये सिल्वर वुल्फ एक पल के लिए भी नहीं टिक पाता है और यह पल भर में ही बड़े आसानी से इसे मार गिराता है। और इस चीज को देख के चैंगजी कहती है कि यहाँ तक कि सिल्वर वुल्फ को एक मौका भी नहीं मिला अटैक करने का, ये तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। और क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इन जंगलों में हम इसे अब भी हरा सकते हैं? और जब यह सिल्वर वुल्फ की कॉर्प्स को साफ कर रहा होता है तब यह के मन में स्काई ड्रीम ने सिल्वर वुल्फ की सारी इंफॉर्मेशन बता दी क्योंकि सिल्वर वुल्फ मेटल को खाता है इसलिए इसकी स्पेशल एफिनिटी है एलिमेंट्स के साथ, लेकिन सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं है, बस कुछ रैंडम एलिमेंट्स के साथ ही है। और एक स्पिरिट रिंग के रूप में इस वाले की कल्टीवेशन काफी नहीं होगी और कम से कम 10,000 ईयर्स वाले की जरूरत है। और यह मन में कहता है कि अगर चीजें ऐसी ही होंगी तो काफी खतरनाक होगा। और फिर यह इन दोनों के पास आके कहता है कि सेनपाई मुझे कुछ समय के लिए आप दोनों को छोड़ के जाना होगा। तो ये दोनों पूछती हैं कि आखिर तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? तो यह बताता है कि मुझे एक ऐसे स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने की जरूरत है जो मेरे लिए सुटेबल हो और ईमानदारी से कहूँ तो ये सिल्वर वुल्फ मेरे लिए काफी सुटेबल है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है उतना काफी नहीं होगा, इसलिए मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर सिल्वर वुल्फ को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन शायद इस वजह से आप दोनों के ऊपर भी खतरा आ जाए। और यह की बातों को सुन के कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अकेले एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, चलो हम साथ मिलके चलते हैं। और यहाँ तक कि अगर तुम क्लोज कॉम्बैट में भी अच्छे हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम दोनों स्पिरिट किंग्स हैं और तो और हमारे पास पावरफुल स्पिरिट डिवाइसेस भी हैं जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और चैंगजी कहती है कि बिल्कुल सही, केके की बात में दम है, हम तुम्हें अपने आप नहीं जाने दे सकते हैं और इसके अलावा हम जिंग यान माउंटेन से फेमिलियर भी हैं, इसलिए चिंता मत करो, हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेंगे। और इन दोनों की बातों को सुन के यह मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे इम्पोर्टेंट समय के दौरान ये दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा सपोर्टिव होंगी। और फिर यह कहता है कि ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर ये तीनों सिल्वर वुल्फ के ब्लड को स्पिरिट डिवाइस के ऊपर से साफ कर देते हैं, जिसके बाद माउंटेन की पीक की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें रास्ते में कुछ भी खास चीजें नहीं मिलती हैं, सिर्फ कुछ 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट ही मिलते हैं जिनका ये काफी जल्दी और बड़ी ही आसानी से साफ सफाई भी कर देते हैं। और ये तो बस यहाँ के इंग्रेडिएंट्स में बदल जाते हैं। और यह मन में कहता है कि क्या ऐसे ही पूरे समय की बर्बादी होगी। और इस तरफ यह ने सभी के लिए खाना बनाया होता है जिसे देख के काफी तगड़ी वाली दीवानी हो जाती है और ये कहती है कि कितने दिनों बाद एक ही डिश रिपीट नहीं हुई है और अब मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ना काफी मुश्किल होगा, शायद क्योंकि मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही निर्भर होती जा रही हूँ। तो यह अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि ये मत कहो। और इस चीज को सुन के केके को यह के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और ये उसके ऊपर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि हे, आखिर तुम कैसे कह सकते हो मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और क्यूट भी हूँ, तो तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन कैसा था? और ये मत कहो से तुम्हारा क्या मतलब था? क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? तो यह घबराते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये था कि केके सेनपाई काफी ज्यादा रिमार्केबल है, तो मैं कैसे केके सेनपाई के लिए काबिल हो सकता हूँ? और इस चीज को सुन के केके थोड़ी सी शांत होते हुए कहती है कि तो फिर सच में तुम्हारी उम्र कितनी है? तो यह कहता है कि 14 का हूँ और काफी जल्द ही 15 का भी हो जाऊंगा। और जैसे ये दोनों 14 का सुनती हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और ये एक दूसरे को देखने लगती हैं। और फिर ये दोनों अपने बाल नोचते हुए चिल्लाते हुए कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम सिर्फ 14 के हो और तुम किसी भी एंगल से 14 जितने नहीं लगते हो, और तो और 14
दिन की उम्र में लेवल 40 पे पहुंच गए और तो और तुम्हारे पास डुअल स्पिरिट एजेंट्स भी है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? और हम कम से कम इससे 5 साल बड़े हैं और वाकई में हमारी एज गैप तो काफी ज्यादा है। फिर याओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं काफी मैच्योर लगता हूँ, लेकिन आप दोनों को इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और हम रात के समय याओ को सोते हुए देखते हैं और जब याओ बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसकी थर्ड आई रिएक्ट करने लगती है। मतलब कि याओ की जो आई ऑफ डेस्टिनी थी वो किसी ऐसे खतरे को सेंस करती है जिसका सामना इसने आज से पहले कभी नहीं किया था। और इस सेपलेस प्रेशर ने एक ही पल में याओ को पूरी तरीके से ठंडे पसीने से नहला दिया। और केके कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और चेंगजी पूछती है कि याओ आखिर तुमने ऐसा भी क्या देख लिया है। और तभी याओ कहता है कि तैयार हो जाओ, हम काफी जल्दी काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे तरफ गोल्ड वुल्फ्स का पूरा झुंड आ रहा है और इनमें से 3 गोल्ड वुल्फ्स का कल्टीवेशन 10,000 ईयर से ज्यादा है और ये करीब 100 सिल्वर वुल्फ को लीड कर रहे हैं जिनका कल्टीवेशन 1000 ईयर्स का है। और इन्होंने पहले ही पूरी पीक को चारों तरफ से घेर लिया है और अगले 3 मिनटों में ये सभी ही यहाँ पे आ भी जाएंगे। भाई लोग, इस चैप्टर में हमारे याओ का सामना सिल्वर मून वुल्फ किंग से होने वाला है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तो चलिए मिलके देखते हैं कि याओ उससे कैसे निपटता है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चेंगजी को देखते हैं जो याओ को अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये स्पिरिट डिवाइस के अंदर आ जाता है तो ये तीनों ही माउंटेन से गुड़कते हुए नीचे आ जाएंगे, जिसके लिए याओ मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझे अपनी 4th स्पिरिट रिंग को हासिल करना है तो मुझे यहाँ पे रुकना ही होगा। और तो और गोल्ड वुल्फ्स का ये झुंड इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और याओ इनके स्पिरिट डिवाइस को धक्का देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ से बच निकलने का प्लान है। और याओ को ऐसा करता देख के कहती है कि याओ ये तुम क्या कर रहे हो। और इस तरफ चेंगजी स्पिरिट डिवाइस की शील्ड को ऑन कर देती है जिससे कि ये गुड़क के नीचे जा सके। और के इसके ऊपर भड़कते हुए कहती है कि चेंगजी क्या तुम पागल हो गई हो, हम बस उसे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो इतने सारे अटैक्स के सामने मारा जाएगा। तो चेंगजी कहती है कि हम वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं और इस जैसे समय के दौरान हम एक ही चीज कर सकते हैं और वो है उसके ऊपर भरोसा करना। और इस पर के भी कुछ नहीं कहती है और इनका स्पिरिट डिवाइस रोल करता हुआ माउंटेन से नीचे जाने लगता है। और इस तरफ हम याओ को देखते हैं जिसने काफी सारे सिल्वर वुल्फ्स को मार दिया होता है और याओ मन में कहता है कि मैंने 30 गोल्ड वुल्फ्स को मार दिया है अपने स्पिरिट रिपीटिंग क्रॉसबो से और अब इसमें ज्यादा बोल्ट्स नहीं रह गए हैं और अब वुल्फ किंग का सामने आने का समय हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट्स आ जाते हैं और ये तीनों ही काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। और तभी याओ देखता है कि 2 गोल्ड वुल्फ किंग्स पीछे वाले सिल्वर मून वुल्फ किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि 10,000 ईयर बीस्ट है। और तभी सिल्वर मून वुल्फ किंग किसी तरीके की अपनी काफी खतरनाक एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और इसमें से याओ को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ये एक ही बार में इसे पूरी तरीके से निगल जाएगा। और फिर याओ इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, जिसका मैं इतने समय से तलाश कर रहा हूँ वो तुम ही हो और चलो अब तुम भी मेरे रिपीटिंग क्रॉसबो का स्वाद चखो। और हम देखते हैं कि याओ के बोल्ट से इन गोल्ड वुल्फ किंग्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और इस चीज को देख के याओ मन में कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था ये बैटल काफी मुश्किल होने वाली है। और तभी याओ फुल पावर स्पिरिट गेज का इस्तेमाल करता है सिल्वर मून वुल्फ किंग के ऊपर, जिस वजह से सिल्वर मून वुल्फ किंग की आंखों में से खून निकलने लगता है। और इस चीज को देख के याओ मन में कहता है कि स्पिरिट गेज की फुल पावर भी सिल्वर मून वुल्फ किंग की सिर्फ आंखों को ही नुकसान पहुंचा पाई। और इस अटैक में मैंने अपनी माइंड सी की पूरी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था और मुझे ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि याओ आगे बढ़ते हुए इन तीनों के बीच में आ जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं और क्या मुझे इन तीनों तरफ से इन वुल्फ किंग्स के अटैक का सामना करना होगा। और ये तीनों ही 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट्स हैं, तो क्या मुझे इन्हें डॉज करना चाहिए या फिर अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। और तभी याओ लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस होंग चेन ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अब हिचकिचाने का समय नहीं है और लगता है कि अब मुझे अपनी फुल पावर को बाहर निकालने की जरूरत है। जिसके बाद याओ डार्क गोल्ड क्लो ऑफ टेरर की कंप्लीट फॉर्म और आइस एम्प्रेस व्रेथ की कंप्लीट फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी खतरनाक कोल्ड ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से ये तीनों ही बीस्ट इससे दूर हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के याओ सिल्वर मून वुल्फ किंग के ऊपर डार्क गोल्ड क्लो से अटैक कर देता है और कहता है कि सिल्वर मून वुल्फ किंग अब तुम्हारे मरने का समय हो गया है। और इतना कह के याओ अपने हाथ को इसके सिर के आर पार कर देता है और ऐसा करने में सफल होने के बाद याओ स्पिरिट विंग डिवाइस का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगता है।
भाई लोग इस चैप्टर में हमारा यूहाओ फोर्थ स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करेगा और चलिए मिलकर देखते हैं कि आगे क्या इंटरेस्टिंग होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहाओ सिल्वर मून वुल्फ किंग की लाश को अपने साथ उड़ा के माउंटेन के नीचे ले आता है और जंगल में एक खाली जगह को ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाता है और यह मन में कहता है कि वो काफी खतरनाक था, क्योंकि अगर मेरे पास लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस होंगचेंस ब्लेसिंग नहीं होता तो मैं किसी भी कीमत पे उन दोनों गोल्ड वुल्फ्स के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता। और लकीली मैं उड़ के नीचे आ पाया जिससे मैं अपना पीछा उन वुल्फ से छुड़वा पाया, वरना अभी तक सिचुएशन काफी ज्यादा डरावनी और खतरनाक हो चुकी होती। और तभी हम एक गोल्ड वुल्फ किंग को देखते हैं जो कि यूहाओ के पीछे आ रहा होता है और इस तरफ हमारा यूहाओ एकदम शांति से बैठा होता है और ये गोल्ड वुल्फ किंग बड़े आराम से यूहाओ के काफी करीब तक आ जाता है और यूहाओ इससे कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना और याद रहे कि मुझे किसी भी कीमत में नुकसान ना पहुंचे, जिसके लिए गोल्ड वुल्फ भी मान जाता है। और ये इलेक्ट्रोलक्स का नेक्रोमेंसी मैजिक होता है और इलेक्ट्रोलक्स से मतलब है ईलाओ से, जिसका पूरा नाम ईलाओ केशी है। आप तो जान ही गए होंगे ना आप लोग कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और अगर आप लोग नहीं जानते तो प्लीज पहले के एपिसोड्स देख के आए। और वैसे तो ये गोल्ड वुल्फ मर रखा है लेकिन ईलाओ के मैजिक की वजह से इसकी लाश लगातार चल पा रही है और जब यूहाओ स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करने पे फोकस करेगा उस दौरान ये यूहाओ को प्रोटेक्ट करेगी। और इस टाइप की नेक्रोमेंसी इविल मैजिक नहीं है, क्योंकि ये चीज कास्टर के दिल पे भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर कास्टर काइंड होगा तो ये भी काइंड होगा और ये गोल्ड वुल्फ यूहाओ को प्रोटेक्ट करने लगता है। वैसे तो ये ज्यादा समय तक नहीं टिकता है लेकिन ये यूहाओ को इतना तो टाइम दे ही देता है जिससे कि वो अपनी फोर्थ स्पिरिट रिंग को आराम से एब्सॉर्ब कर सके। और यूहाओ ने अपनी फोर्थ स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब कर लिया होता है और ये मन में कहता है कि क्या ये सिल्वर मून वुल्फ किंग की स्पिरिट एनर्जी है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्थ वाटर फायर विंड लाइट डार्क और तो लाइटनिंग एट्रीब्यूट भी है, वो भी इस सिर्फ 10,000 ईयर सिल्वर वुल्फ के पास। और ये सातों एट्रीब्यूट ही एक साथ ही रिलीज हुए हैं जिस वजह से मेरी बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये एक्सप्लोड होने वाली हो। और ना जाने कितने समय बाद यूहाओ को होश आता है और यूहाओ अपने आप को देखते हुए मन में कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर भरपूर स्पिरिट पावर हो और तो लगता है कि मैं स्पिरिट एंसेस्टर रैंक के पीक पे भी पहुंच चुका हूँ। पर्पल डीमन आई फ्रोजन टेरिटरी मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और मैं वाकई में डे ड्रीम और बाकियों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरी काफी मदद की होगी जिस दौरान मैं बेहोश था। और मैं सच में चाहिए और मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि मेरी फोर्थ स्पिरिट एबिलिटी क्या है और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और यह जैसे ही अपनी स्पिरिट एबिलिटी को देखता है तो इसके तोते उड़ जाते हैं और तो ये काफी निराश भी हो गया होता है और ये कहता है कि क्या सच में ये मेरी एबिलिटी है, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये एबिलिटी क्या है और आखिर ये सिल्वर मून वुल्फ किंग का 7 एट्रीब्यूट अटैक क्यों नहीं है। चलो छोड़ो, इसे बाद में देख लिया जाएगा। और तभी अचानक से फॉरेस्ट के अंदर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस शोर को सुन के यूहाओ मन में कहता है कि ये तो एक्सप्लोडिंग मेटल का साउंड है और ये होना हो चेंगजी और केके होंगे और ना जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। चलो चल के देखते हैं। वैसे भी वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेंगजी और केके माउंटेन के नीचे काफी समय तक छिपे रहे थे, लेकिन काफी समय बाद इन्हें जब यूहाओ की काफी ज्यादा चिंता होने लगी तो ये वापस से पीक पे लौट आते हैं जहाँ पे बैटल हुई थी। और यहाँ पे इन्हें सिर्फ बैटल से हुए वे काफी सारे गड्ढे और काफी सारे गोल्ड वुल्फ की लाशें भी मिलती हैं और इन्हें यहाँ पे यूहाओ के जिंदा होने या फिर मरने का सुराग नहीं मिलता है। और केके कहती है कि अब जब यूहाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित रूप से वो ठीक होगा और कैसा रहेगा अगर हम उसे किसी और जगह ढूंढें। और केके मन में कहती है कि चेंगजी ने काफी समय से कुछ भी नहीं कहा है, क्या ये ठीक है। और जब चेंगजी से कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो ये जोर से इसका नाम लेती है तो ये कहती है कि रिलैक्स, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं है। और चलो स्पिरिट डिवाइस की टेस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं और शायद वो काफी जल्दी लौट भी आएगा। और इतना कह के ये चुपचाप स्पिरिट डिवाइस के अंदर जाने लगती है और इस चीज को देख के केके मन में कहती है कि इसके ये कितने ज्यादा डरावने एक्सप्रेशंस हैं और लगता है कि चेंगजी आज नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है और आज से पहले कभी भी मैंने इसे इस तरीके से एक्ट करते हुए नहीं देखा। और फिर ये दोनों स्पिरिट डिवाइस में आके ढूंढना जारी रखते हैं और इन्हें आज के दिन कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगले दिन इनका सामना वही गोल्ड वुल्फ के झुंड से होता है और ये वही गोल्ड वुल्फ का झुंड होता है जिसने सिल्वर मून वुल्फ को खो दिया था। और ये जैसे इस स्पिरिट डिवाइस को देखते हैं तो इनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और इनको अपना बदला लेने के लिए इनका टारगेट मिल गया होता है। और फिर ये सभी ही पागलों की तरह इस स्पिरिट डिवाइस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वैसे तो चेंगजी और केके काफी सारे अटैक्स को ब्लॉक करती हैं, लेकिन इन वुल्फ के ऊपर लगातार अटैक करने की वजह से चेंगजी और केके की जो स्पिरिट पावर होती है वो बिल्कुल खत्म होने को होती है। और चेंगजी कहती है कि केके, हमें ऐसे ही ज्यादा समय तक जारी नहीं रख सकते हैं, इनसे बचने का मेरे पास एक प्लान है। तो केके पूछती है कि कैसा प्लान। तो चेंगजी कहती है कि उस लॉक की तरफ
तरफ तो देखो, अगर लास्ट टाइम की तरह अगर हम वहाँ तक पहुँच सके तो हम स्पिरिट डिवाइस को रोल करके माउंटेन के नीचे जा सकते हैं। तो केके कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों उस ढलान की तरफ बढ़ने लगती हैं और इन्हें ऐसे ज्यादा देखिए गोल्ड वुल्फ काफी जोर से इनको हिट करता है और इस वजह से चेंगजी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ये अच्छा नहीं हुआ। इस स्पिरिट डिवाइस का जो मेटल लेग है वो टूट चुका है और इस स्पिरिट डिवाइस का जो बैरियर है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और तभी चारों तरफ से ये गोल्ड वुल्फ्स इस स्पिरिट डिवाइस के ऊपर टूट पड़ते हैं और अपने मुंह से नोच नोच के इस स्पिरिट डिवाइस को तोड़ने लगते हैं। और इस चीज को देख के केके भी परेशान होती है और कहती है कि इन्होंने तो इस स्पिरिट डिवाइस को तोड़ दिया है और लगता है कि ये स्पिरिट डिवाइस अब और काम नहीं करेगा। और चेंगजी कहती है कि लगता है कि अब हम नहीं बचने वाले हैं। और इस तरफ केके भी काफी ज्यादा परेशान होती है और ये एक स्पिरिट वेपन को तैयार करते हुए कहती है कि धत तेरी की, अगर तुम सभी लोग मुझे खाना चाहते हो तो तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो और मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को ही जला के राख कर दूंगी। और इस तरफ चेंगजी की आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं और ये कहती है कि मॉम डैड, किसने ही सोचा था कि मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी और लगता है कि अब मैं आप दोनों का बदला नहीं ले पाऊंगी और मैं सच में आप दोनों को काफी याद करती हूँ और हम काफी जल्दी मिलने वाले हैं और शायद इस तरीके से मैं किसी और दुनिया में डैड की डिश को दोबारा खा पाऊँ। मॉम डैड मैं आ रही हूँ। और इस तरीके से चेंगजी ने अपनी सारी जीने की उम्मीद को खो दी होती है और तभी अचानक से इस स्पिरिट डिवाइस के चारों तरफ बूम बाम होने लगता है और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाती हैं। और हम देखते हैं कि इस बूम बाम के बीच में से हमारा हीरो यूहाओ निकल के आता है जो कि इन्हें सब्जियों की तरह काटते हुए और कीड़ों की तरह मसलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। भाई लोग, ये वाला चैप्टर हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ऊपर होने वाला है और इसमें वाकई में काफी गलत सीन होंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे कि यूहाओ की मरने जैसी हालत हो जाएगी या फिर ये कह लो कि एक तरीके से मर ही गया होता है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके बाद जो लॉन्ग वीडियो आएगा वो पहले हमारे सेकंड चैनल पे ही आएगा और अगर आप उस वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि जैसे ही वो वीडियो उस चैनल पे आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। और चलिए अपने इस खतरे से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पे आ गया होता है और ये चेंगजी और केके को इन गोल्डन वुल्फ के साथ लड़ते हुए देखता है तो ये उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि वहीं पे रुके रहो, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। और यूहाओ को यहाँ पे देख के चेंगजी काफी हैरान होती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि यूहाओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ गए और प्लीज तुम हमारी बात मानो और यहाँ पे मत आओ। और चेंगजी की बातों को सुन के यूहाओ को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और ये मन में कहता है कि आखिर ये अजीब सा एक्ट क्यों कर रही है, ऐसा भी क्या हो गया है जो ये मुझे वहाँ पे आने से मना कर रही है। और केके से बताती है कि इन्होंने अभी अभी स्पिरिट डिवाइस के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके स्पिरिट बॉम्ब बनाया है और अब इसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में इस जगह की हर एक चीज तबाह हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और इस चीज को सुन के यूहाओ मन में कहता है कि तो ये बात है। तो यूहाओ उस स्पिरिट बॉम्ब को देखते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है तुम दोनों को वहाँ से निकालना। और इतना कह के यूहाओ काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है और इस तरफ यूहाओ का रास्ता रोकने के लिए काफी सारे गोल्डन वुल्फ खड़े होते हैं और इन्हें अपने रास्ते में खड़ा देख यूहाओ इनके ऊपर स्पिरिट इम्पैक्ट गेज ऑफ फेट का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और यूहाओ की इस एबिलिटी की वजह से ये गोल्डन वुल्फ्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और इस तरीके से यूहाओ काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और यूहाओ को इनकी तरफ आता देख चेंगजी काफी ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम हमारी तरफ ही क्यों आ रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि यूहाओ के रास्ते को इस बारी गोल्डन वुल्फ किंग ने रोक लिया होता है तो यूहाओ कहता है कि लो अब तुम मेरी नई स्पिरिट एबिलिटी का स्वाद चखो। और इतना कह के यूहाओ अपनी नई स्पिरिट एबिलिटी को इसके ऊपर इस्तेमाल करता है जिस वजह से इस स्पिरिट बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक से ये अपने ही साथियों के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके मारने लगता है और यूहाओ मन में कहता है कि इस स्पिरिट एबिलिटी के द्वारा हिट होने के बाद टारगेट रैंडमली अपने आसपास अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर यूहाओ अपनी फोर्थ स्पिरिट एबिलिटी खेओस का इस्तेमाल करता है जबकि इस तरफ के काफी ज्यादा परेशान होती है और मन में कहती है कि ओ नहीं, ये स्पिरिट बम काफी जल्दी एक्सप्लोड हो जाएगा, हमें यहाँ से जल्द निकलने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि केके को चारों तरफ से स्पिरिट बीस्ट ने घेर लिया होता है जिनसे ये अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही होती है। और तभी केके काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि नहीं, अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि इन सभी गोल्ड वुल्फ ने चारों तरफ से इन दोनों के ऊपर चार्ज कर दिया होता है और इन सभी स्पिरिट बीस्टों को देख के चेंगजी मन में कहती है
है कि ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जिससे कि इस वुल्फ के झुंड से छुटकारा पाया जा सके और लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अब मुझे इस चीज का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि आखिर क्यों मैंने इस स्पिरिट बॉम्ब को असेंबल किया और लगता है कि मैं ही यहाँ पे सभी को मारने वाली हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ही इनकी मौत का कारण बनूंगी। और तभी हम देखते हैं कि यह इन स्पिरिट बीस्टों के झुंड में से इन सभी को चीरते फाड़ते हुए बाहर निकलता है और यह को देख के इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है। और जब यह इन दोनों को यहाँ से दूर ले जा रहा होता है और तभी अचानक से एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये धमाका वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जो इनका स्पिरिट डिवाइस था उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। और इस तरफ यह ने इन दोनों को इस धमाके से बचाने के लिए अपनी बॉडी से इन दोनों को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और हम देखते हैं कि इस खतरनाक धमाके ने इस जंगल के एक काफी बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया होता है। और तो इस धमाके के पास जो गोल्डन स्पिरिट बीस्ट थे उन सभी के भी इस धमाके के साथ चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे और इस धमाके वाली जगह पे कुछ भी नहीं बचा होता है। और इस धमाके के बाद चेंगजी की जैसे ही आंखें खुलती है तो इसके सामने जो नजारा होता है वो वाकई में काफी दिल दहलाने वाला होता है, क्योंकि यह ने जो इन्हें कवर कर रखा था इस वजह से इसकी पूरी बॉडी में काफी सारे मेटल पीसेस घुस रखे होते हैं और एक तरीके से ये इन मेटल पीसेस से छलनी छलनी हो गया होता है। और इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी यह पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, आखिरकार मैंने तुम दोनों को बचा ही लिया। और इतना कह के यह बेहोश हो जाता है क्योंकि इसके जख्मों में से इसका काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और यह की ऐसी हालत को देख के चेंजी अंदर तक टूट जाती है जिस वजह से इसके मुंह से यह के नाम की एक काफी तेज चीख निकलती है। और भाई लोग हमें इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा कि यह बचेगा या नहीं, क्योंकि एक तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और तो और उसका खून भी काफी ज्यादा बह चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है क्योंकि इसकी बैक में काफी बड़े बड़े मेटल पीसेस घुस रखे होते हैं और यह की ऐसी हालत को देख के केके काफी ज्यादा डर सी जाती है और ये काफी ज्यादा घबराते हुए डरते हुए कहती है कि हे भगवान, इसके जख्म तो काफी ज्यादा गंभीर हैं और लगातार बिना रुके इसका खून निकलता ही जा रहा है जिस वजह से इसका चेहरा और भी ज्यादा पीला हो रहा है और तो और इसकी पल्सें भी काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। आखिर मैं क्या करूं और ये कैसे हो गया? आखिर मैंने उस बेकार से स्पिरिट बॉम्ब को असेंबली क्यों किया था और ये सारी मेरी ही गलती है और मेरी वजह से ही ये मरने वाला है। और अगर मैंने उस स्पिरिट बॉम्ब का असेंबल नहीं किया होता तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। और इसी तरीके से अपने आप को कोसते हुए केके काफी जोर जोर से रोने लगती है और तभी चेंगजी से कहती है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम अभी कर रही हो उससे कुछ भी हल नहीं होगा। केके तुम हमें प्रोटेक्ट करो, मैं इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। और इस चीज के लिए केके भी मान जाती है और ये तुरंत ही इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। और इस तरफ चेंगजी मन में कहती है कि अभी जिस तरीके के हालात हैं उसमें हम सिर्फ शांत रह के ही कुछ कर सकते हैं। वैसे तो यह की पल्स काफी ज्यादा कमजोर हो गई है लेकिन ये अब भी रिदमिक है और क्योंकि काफी ज्यादा खून बह चुका है इसलिए मैं इन मेटल के टुकड़ों को अभी बाहर खींच के नहीं निकाल सकती हूँ और मुझे सबसे पहले इसके खून को बहने से रोकना होगा। लेकिन मेरे हाथ नॉन स्टॉप कांपते ही जा रहे हैं पर मुझे हर हालत में इसकी ब्लीडिंग को रोकना ही होगा, नहीं तो यह काफी जल्द ही अपनी जान खो बैठेगा। इसलिए मुझे फोकस रहना ही होगा। और ये अपने हाथ को कांपने से रोकने के लिए काफी जोर से बाइट करती है और फिर ये एक सुई और धागे को बाहर निकाल के यह के जख्मों को सिलना शुरू कर देती है और काफी देर सिलने के बाद ये यह को अपने ऊपर लेटा लेती है और मन में कहती है कि इसका खून बहना बंद हो गया है और तो और इसकी ब्रीथिंग भी स्टेबलाइज हो गई है। और क्योंकि इसका काफी ज्यादा खून बह चुका है इसलिए इसका बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर चुका है। लेकिन अभी उस बारे में सोचने का समय नहीं है। यह तुम्हें हर हालत में जिंदा रहना ही होगा और मेरे ऊपर तुम अच्छे से आराम करो। और इस तरफ केके चुपचाप इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही होती है और तभी हम चेंगजी के सपने में इसके फादर को देखते हैं जिसे देखकर ये भागते हुए इसके पास आती है और ये कहती है कि डैड, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और जैसे ही इसके फादर पलट के देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये और कोई नहीं युहाव है और युहाव को यहाँ पे देख के ये काफी ज्यादा चौंक जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अगले दिन की सुबह हो गई होती है और उस सपने की वजह से चेंगजी की आंखों में से अब भी आंसू निकल रहे होते हैं और तो और अब भी युहाव इसी के ऊपर लेटा हुआ होता है। और इस तरफ युहाव को होश आ गया होता है और ये मन में कहता है कि क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? और जब भी मैं जरा सा भी मूव करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। और जैसे युहाव की आंख खुलती है तो ये अपने सामने चेंगजी को पाता है जिस वजह से ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। और युहाव की आवाज को सुन के चेंगजी की भी नींद खुल जाती है और ये चश्मा पहनते ही जैसे युहाव को होश में देखती है तो इसकी आंखें आंसुओं से भर उठती है और ये कहती है कि क्या तुम उठ गए? और मैं इस चीज का कब से इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम होश में
आ ही गए। रियाओ कहता है कि काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो चेंगजी कहती है कि मूव मत करो, तुम्हारे जख्म अब भी काफी ज्यादा गहरे और गंभीर हैं। रियाओ के बेहोश होने के बाद जो कुछ भी हुआ था चेंगजी उस सबको बता देती है। तो रियाओ कहता है कि तो ये हुआ था, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अब हम इन फ्रेगमेंट्स का क्या करेंगे? तो चेंगजी कहते हैं कि पहले मुझे काफी डर था कि तुम्हारा और ज्यादा खून ना बह जाए, इसलिए मैंने इन्हें टच नहीं किया, और अगर तुम अभी ठीक हो तो हम इनमें से कुछ को अभी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह कहता है कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यह इन फ्रेगमेंट्स को निकलवाने के लिए बैठ जाता है। तो चेंगजी कहती है कि पहले छोटे फ्रेगमेंट्स को निकालने से शुरू करते हैं, और जब मैं इन्हें खींच के बाहर निकाल लूंगी तो तुम अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करके अपनी इंजरीज को ठीक करने की कोशिश करना। और इस चीज के लिए यह भी मान जाता है। तो चेंगजी कहती है कि तो फिर चलो शुरू करते हैं, और लगता है कि इन्हें बाहर निकालने में काफी समय लगेगा, और अगर तुम ज्यादा ना सह पाओ तो हम ब्रेक ले सकते हैं। तो यह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन्हें बाहर निकालना शुरू कर सकती हो। और ऐसे इन पीसेस को निकालते निकालते काफी देर हो जाती है, और चेंगजी कहती है कि आखिरकार सभी निकल गए हैं, बस एक आखिरी रह गया है, और ये अकेला ही सबसे बड़ा है, और चलो हम इस वाले को थोड़ी देर बाद से निकालते हैं। तो तुम इस ब्रेक में अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर सकते हो। तो यह कहता है कि अब जब ये आखिरी वाला रह गया है तो बस इसको भी अभी के अभी ही बाहर निकाल दो, जिससे कि मुझे इस बारे में और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज के लिए चेंगजी भी मान जाती है, और ये अपने एक हाथ को आगे करते हुए कहती है कि ये लास्ट पीस तुम्हारे अंदर काफी अंदर तक घुस रखा है, तो ये निश्चित रूप से तुम्हें काफी ज्यादा दर्द पहुंचाएगा, और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द होता है तो तुम मेरे हाथ पे बटका भर सकते हो। और चेंगजी ने अपना हाथ जो आगे किया था इसके लिए यह कुछ भी नहीं कहता है और मान जाता है, जिसके बाद ये चेंगजी के हाथ को अपने मुंह में फंसा लेता है। और चेंगजी बड़े वाले पीस को पकड़ के कहती है कि अब मैं शुरू कर रही हूँ, इसलिए तुम अपने आप को संभाल के रखना। और इतना कहकर चेंगजी इस पीस को बाहर निकाल लेती है, जो कि वाकई में यह के काफी अंदर तक घुस रखा था, और इस वजह से यह को काफी ज्यादा जोर से दर्द होता है। तो ये चेंगजी के हाथ पे काफी ज्यादा जोर से बाइट करता है, और यह के बाइट करने की वजह से चेंगजी को भी काफी ज्यादा दर्द होता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है, और ये दोनों ही थके हारे पड़े होते हैं, और हम देखते हैं कि चेंगजी ने यह की पूरी पट्टी भी कर दी होती है। और चेंगजी कहती है कि आखिरकार इन सभी से छुटकारा मिल ही गया। और इस तरफ यह चेंगजी के हाथ की तरफ ही देखे जा रहा होता है, और ये मन में कहता है कि ओ नहीं, असल में मैंने इसे इतनी जोर से बाइट कर लिया। और हम चेंगजी के हाथ में यह के दांत गपे हुए भी देखते हैं। भाई लोग, इस चैप्टर में युवा को एम्पायर के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, और ऐसा भी युवा ने क्या कर दिया जिस वजह से एम्पायर को इसे अरेस्ट करना पड़ रहा है। चलिए साथ मिलके जानते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम युवा को देखते हैं, जिसने अपने एक ही अटैक में काफी सारे ट्रीज को काट दिया होता है, और ये मन में कहता है कि बेसिकली मेरी बॉडी रिकवर हो चुकी है, और क्योंकि मैंने सिल्वर मून वुल्फ किंग को एब्जॉर्ब किया था उस वजह से मेरी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, और डार्क गोल्ड क्लॉ ऑफ टेरर की जो लेंथ है वो भी बढ़ के 6 मीटर्स तक पहुंच गई है। और बाद में जब मैं स्पिरिट लीडर के रैंक पे पहुंच जाऊंगा तब मैं काफी सारी स्पिरिट एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर पाऊंगा, और अब तक तो हाओडोंग पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी, और ना जाने वांगडोंग अभी कैसा होगा। और अब सच में शेरक के दोस्तों की मुझे काफी ज्यादा याद आने लगी है। और तभी चेंगजी यहाँ पे आ जाती है, और याओ को देख के कहती है कि क्या हो गया, क्या तुम वापस से लौट के शेरक एकेडमी जाना चाहते हो? तो याओ कहता है कि मैं अपने पार्टनर को काफी मिस करता हूँ। तो चेंगजी काफी हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो लड़की है, जिसपे यह मना कर देता है। और फिर चेंगजी कहती है कि यह अगर मैं तुमसे कहूँ कि सन मून एम्पायर तुम्हें काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि शेरक एकेडमी से भी ज्यादा, तो क्या तुम यहाँ पे रुकना चाहोगे? तो यह कहता है कि चेंगजी प्लीज इस मुद्दे को दोबारा फ्यूचर में मत उठाना, क्योंकि मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहता हूँ। और फिर चेंगजी कहती है कि यह मैं जितना ज्यादा तुम्हें जानती हूँ मैं उतना ही ज्यादा तुमसे बैटलफील्ड के अंदर नहीं मिलना चाहती हूँ। तो यह पूछता है कि आखिर तुम जैसी लड़की जंग में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहती है? तो चेंगजी कहती है कि जंग जेंडर से रिलेटेड नहीं है, और यहाँ तक कि अगर मैं एक वुमेन भी हूँ तब भी दुश्मन मुझ पे जरा सी भी दया नहीं दिखाएंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था मेरे पेरेंट्स का बदला लेना ही मेरे जीने की वजह है। तो यह कहता है कि क्या सिर्फ नफरत ही तुम्हारी जिंदगी में बाकी रह गई है? तो चेंगजी कहती है कि हाँ, अगर मुझे अपने पेरेंट्स का बदला लेने की जरूरत नहीं होती तो आज दिन तक मैं जीवित नहीं होती। तो यह कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे ओपिनियन
ओपिनियन को नहीं बदल सकता हूँ और ना ही मेरे पास इस चीज को बदलने का हक है, क्योंकि मैं खुद भी काफी नफरत करता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम सच में बैटलफील्ड में एक दूसरे से मिलते हैं तो मैं कम से कम तुम पे 3 बार दया दिखाऊंगा। और फिर चेंगजी हंसते हुए कहती है कि क्या तुम सच में इतने कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगी। तो यह कहता है कि मुझे लगता है कि वो दिन नहीं आएगा। तो चेंगजी कहती है कि अगर हम बैटलफील्ड में मिलते हैं और अगर तुम मेरे खिलाफ हार जाते हो तो मैं तुम्हें 4 बार जाने दूंगी और तब शायद तुम मेरी दयालुता को देखोगे। तो यह हंसते हुए कहता है कि आखिर इस चीज को कंपेयर करने का क्या मतलब है, और जहाँ तक है ऐसा नहीं होगा, इसलिए आओ लौट के चलते हैं। और चेंगजी कहती है कि हमें इस स्पिरिट डिवाइस टेस्टिंग एक्सपेडिशन में हमें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और तभी केके कहती है कि युहा मैं काफी भूखी हूँ, इसलिए हमारे लौट के जाने से पहले एक बारी और तुम खाना बनाओ। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब ये सभी ही अकेडमी के अंदर लौट के आ गए होते हैं और जुआन इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि एक फ्रेगमेंट को भी नहीं बचा पाए। और क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि वो सरफेस डिटेक्शन स्पिरिट डिवाइस कितना ज्यादा कीमती है और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी अकेडमी को उसे बनाने में। और अगर मेरे हाथों में उसका कोर मैजिक फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें उसे टेस्ट करने के लिए दे पाता। और क्या तुम श्योर हो कि वहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रेगमेंट नहीं बचा है। तो केके कहती है कि नहीं टीचर, वहाँ पे एक भी नहीं बचा है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे फ्रेगमेंट्स बचे होंगे और वहाँ पे अब भी वो बड़ा सा गड्ढा बना हुआ होगा। टीचर जुआन, सारी मेरी ही गलती है जो ये इंसिडेंट हुआ, और क्योंकि मैं काफी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी इसलिए मैंने उसे मैजिक फॉर्मेशन के साथ लिंक कर दिया था जिससे कि वहाँ पे अनस्टॉपेबल एक्सप्लोजन हो सके। और अगर आप किसी को सजा देना ही चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं, वैसे भी मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने को। और फिर जुआन कहते हैं कि चलो छोड़ो, इस पर और बात नहीं करते हैं और यहाँ से जाके अपने अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि तुम लोगों में से अब भी काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। और इस चीज को सुन के केके काफी खुश हो जाती है और ये टीचर जुआन को किस करते हुए कहती है कि टीचर जुआन आप सच में सबसे अच्छे हैं। और केके के किस करने की वजह से टीचर जुआन के गाल शर्म के मारे लाल हो गए होते हैं और ये इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग अभी के अभी ही दफा हो जाओ। और फिर ये तीनों ही इनकी लेबोरेटरी से बाहर आ जाते हैं। और चेंगजी कहती है कि टीचर जुआन सच में काफी अच्छे बंदे हैं। तो यह पूछता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो चेंगजी कहती है कि इन्होंने जो आखिरी में लास्ट स्टेटमेंट दिया था उससे इनका मतलब ये था कि ये इस मसले की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इतने गंभीर घटना की जिम्मेदारियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो केके हंसते हुए कहती है कि वरना मैं क्यों उन्हें किसका रिवार्ड देती। तो यह अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसा रिवार्ड था, तुम तो बस उन्हें बुली कर रही थी। और रात के समय युहा अपने डॉम में लौट आता है, लेकिन इस पूरी रात सही तो लौट के नहीं आता है। और जब ये अपने आसपास के स्टूडेंट्स से छानबीन करता है तो युहा को मालूम पड़ता है कि सईतो को ऑनर हॉल्स के अंदर स्वीकार कर लिया गया है और वो रात भर ट्रेनिंग और स्टडी करता है शेरक एकेडमी के टीचर फानियों के साथ। और इस चीज को जान के युहा मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है। जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि स्पिरिट डिवाइस के साथ मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब तक इस बंदे ने दूसरे दरवाजे में एंटर कर लिया और देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू करना होगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहा कहीं जा रहा होता है और तभी पीछे से कुछ जने कहते हैं कि वो रहा, उसे पकड़ लो। और जैसे युहा पलट के देखता है तो वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जिनमें से एक तो युहा को देख के इविल तरीके से हंस रहा होता है और ये बंदा और कोई नहीं साओजी होता है। और इन लोगों को देख के युहा मन में कहता है कि वो तो वांग साओजी है, क्या वही इन लोगों को यहाँ पे लेके आया है। और तभी इन लोगों में से एक बंदा कहता है कि हम रॉयल इंटेरोगेशन स्क्वाड हैं, क्या तुम ही हो युहा हो। और इन लोगों को देख के युहा मन में कहता है कि 2 स्पिरिट किंग पे हैं जबकि 6 स्पिरिट लॉर्ड पे हैं, इनकी ट्रेनिंग इतनी भी बुरी नहीं है और इन सभी को ही संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये मेरे ट्रम्प कार्ड के बिना नामुमकिन होगा और शायद मुझे इन लोगों को मारना भी पड़े अपने आप को छुड़ाने के लिए। और देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों को वांग साओजी ही लेके आया है और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने लंबे समय बाद भी गर्ज रखेगा। और तभी ये बंदा युहा के आगे हथकड़ी करते हुए कहता है कि तुमने हमला करके रॉयल फैमिली के एक मेंबर को इंजर्ड किया है, इसलिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें तुम्हें कस्टडी में लेना पड़ेगा। और इसकी इन बातों को सुन के युहा तुरंत ही अपने हाथों को आगे कर देता है और कहता है कि मैं शेरक एकेडमी से एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ, इसलिए प्लीज मेरे टीचर के साथ कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि तुम लोगों को हैंडल करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा होंगी।